हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में लेक्चर 3 में हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ सिम्टम्स के बारे में, जो हमने कल बोला था कि 2-4 सिम्टम्स बच गए हैं, उसके बारे में हम आज ही डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में हम आज ही जानेंगे। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं प्लांट पैथोलॉजी की और बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, तो इसके बारे में डिस्कस करने से पहले ये जान लेते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या क्या चीजों को डिस्कस किया था और कल की क्लास में हमने क्या क्या चीजों को जाना था। इस बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसा कि पता है कि हमने जब कल डिस्कशन किया था प्लांट पैथोलॉजी के बारे में और डिस्कशन किया था सिम्टम के बारे में, तो हमने क्या बोला था कि अलग अलग टाइप के सिम्टम हैं। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज की बात करते हैं तो हमें अलग अलग टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ बता दूंगी, ठीक है। तो ब्लाइट पूछ रहे हैं, बताऊंगी, अभी सब डिस्कस करेंगे ना। अभी सुनना। तो हमने कल क्या बोला था, रिकैप दे रही हूँ, सब एक्सप्लेन करूंगी। अलग अलग सिम्टम के बारे में हमने बात की थी। तो यहाँ पे जब हम बेसिक सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं तो हमने बोला था सबसे पहले तो किसके बारे में बात किया था, पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में। पाउडरी मिल्ड्यू में हमने क्या बोला था कि हमें व्हाइट कलर की जो फंगस की सुपरफिशियल ग्रोथ है वो हमें देखने को मिलती है पाउडरी मिल्ड्यू में। और हमने बोला था कि जो पाउडरी मिल्ड्यू है उसके केस में जो फंगस है वो अपने जो ऑर्गन्स हैं उनको प्लांट लीफ के अंदर भेजता है, हॉस्टोरिया को, और वहां से न्यूट्रिशन लेता है। सिम्टम में स्पेसिफिकली हमने बोला था कि एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट पे हमें व्हाइट कलर की जो माइसीलियल ग्रोथ है वो देखने को मिलती है। हमने बोला था पाउडरी मिल्ड्यू एस्कोमाइकोटा को बिलोंग करते हैं और इनकी मैनेजमेंट के लिए जो सल्फर फंगिसाइड्स है उनको यूज किया जाता है, और जो अभी तक सेफ है दैट इज कैराथेन। ये हमने कल बात कर ली थी। और ऑर्डर की बात करें तो जो पाउडरी मिल्ड्यू है वो एरिसिफेल्स को बिलोंग करता है। क्लियर। देन हमने बात की थी डाउनी मिल्ड्यू के बारे में, और डाउनी मिल्ड्यू में मैंने आपको बोला था कि जो डाउनी मिल्ड्यू है उसके केस में आपको लोअर लीफ सरफेस पे जो फंगस की स्टिकी ग्रोथ है वो देखने को मिलती है। जैसे बर्ड के डाउनी फेदर्स बिल्कुल स्टिक रहते हैं, वैसे ही जो फंगस की ग्रोथ है वो लोअर लीफ सरफेस से हमें स्टिकी ग्रोथ देखने को मिलती है। देन हमने बोला कि जो डाउनी मिल्ड्यू है अपर लीफ सरफेस पे भी कॉरेस्पॉन्डिंगली हमें येलो कलर के सिम्टम देखने को मिलते हैं या पेल येलोइंग हमें देखने को मिलती है। और डाउनी मिल्ड्यू की बात करें तो ये पेरोनोस्पोरेल्स को बिलोंग करता है, स्यूडोफंजाई है। और जो डाउनी मिल्ड्यू हमारे पास में है इसके इंपॉर्टेंट चीज की बात करें तो मैनेजमेंट के लिए मेटालेक्सिल का इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में जो मेटालेक्सिल है वो डिडोमिल एमजेड के नाम से आता है। डिडोमिल एमजेड का मतलब है मेटालेक्सिल एंड मैंकोजेब दोनों का कॉम्बिनेशन। क्लियर। देन उसके बाद हमने बात की थी रस्ट के बारे में और हमने बात की थी स्मट के बारे में। तो हमने बोला था कि रस्ट के केस में हमें जैसे रेड कलर के या येलो कलर के या ब्लैक कलर के स्पोर्स देखने को मिलते हैं, और जो पस्ट्यूल्स हैं वो होस्ट एपिडर्मिस को ब्रेक करके हमें बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। और जो रस्ट होते हैं उसके ऑर्डर की बात करें तो यूरिडिनेल्स, आर फॉर रस्ट, यूरिडिनेल्स में भी आर आ रहा है, और उसका जो नया नाम है वो पक्सीनेल्स है। और मैनेजमेंट के लिए जैसे अगर हम मोस्ट कॉमनली याद करें तो प्लांटावैक्स को यूज करते हैं और प्रोपिकोनाजोल का इस्तेमाल किया जाता है। स्मट की बात करें तो स्मट में हमने बोला था स्मट का मतलब होता है चारकोल लाइक पाउडर, और चारकोल लाइक पाउडर जो है इसमें हमें ब्लैक कलर के जो पाउडरी स्पोर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। मेनली या पर्टिकुलरली हमें ओवरी पार्ट्स पे वो स्पोर्स देखने को मिलेंगे। और ये जो हमारा बेसिक सिम्टम है, ये स्मट का सिम्टम है कि हमें पर्टिकुलरली जो फ्लोरल ऑर्गन्स हैं वहां पे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आफ्टर दैट हमने बात की थी व्हाइट रस्ट के बारे में या व्हाइट ब्लिस्टर के बारे में, और स्मट के बारे में हमने ये भी बोला था कि अस्टिलेजिनियल्स इसका ऑर्डर है, मैनेजमेंट में विटावैक्स यूज करते हैं। फिर हमने बात किया था व्हाइट रस्ट या व्हाइट ब्लिस्टर के बारे में, और हमने बोला था कि ये जो व्हाइट रस्ट होता है ये ट्रू रस्ट नहीं होता, जस्ट बिकॉज इसके जो स्पोर्स हैं, जो व्हाइट पाउडरी मास ऑफ स्पोर्स है वो हमें होस्ट एपिडर्मिस को ब्रेक करते हुए निकलता दिखाई देता है। इसीलिए सिम्टम सिमिलर लगने की वजह से नाम व्हाइट रस्ट रख दिया है, लेकिन ये ट्रू रस्ट नहीं है। और हमने ये भी बोला था कि जो व्हाइट रस्ट है उसका पैथोजन क्या है, एल्ब्यूगो कैंडिडा। ये डिस्कस किया था हमने। ओके।
देन उसके बाद में हमने बात की थी लीफ स्पॉट्स के बारे में कि लीफ स्पॉट क्या होते हैं। तो हमने बोला था कि नेक्रोटिक एरिया जिसका लिमिटेड मार्जिन हो उसको लीफ स्पॉट बोला जाता है। फिर हमने बोला कि शॉर्ट होल क्या होता है कि जब भी ये जो लीफ स्पॉट है, जब ये जो टिश्यू है वो डिसइंटीग्रेट होके टूट के नीचे गिर जाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, शॉर्ट होल बोल देंगे। देन हमने लीफ स्पॉट में ही बात की थी कि येलो हालो क्या होता है, जब भी हमें येलोइंग दिखेगी अराउंड द लीफ स्पॉट तो हम उसको क्या बोल देंगे, येलो हालो बोल देंगे। इसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि ब्लाइट क्या होता है। तो हमने बोला था जब भी वाइड स्प्रेड हमें डेथ ऑफ द प्लांट देखने को मिलेगा तो हम उसको ब्लाइट बोल देंगे। यूजुअली जो ब्लाइट होता है वो मार्जिन से शुरू होता है। देन हमने बात की थी स्ट्रीक्स के बारे में, स्ट्रीक के बारे में, और हमने डिस्कस किया था स्ट्राइप्स के बारे में। तो इलोंगेटेड स्पॉट्स, नेक्रोटिक स्पॉट्स जब बनते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं तो अलोंग द वेन्स होंगे तो स्ट्रीक बोल देंगे, बिटवीन द वेन्स होंगे तो हम उसको स्ट्राइप बोल देंगे। अच्छा, उसके बाद में हमने डिस्कस किया था डैम्पिंग ऑफ के बारे में। तो हमने बोला था कि जब भी सॉइल लाइन के पास में हम सीडलिंग की बात करेंगे तो नर्सरी स्टेज में डैम्पिंग ऑफ आता है, और जब डैम्पिंग ऑफ में कॉर्टिकल टिश्यू के ऊपर पैथोजन अटैक करता है तो अल्टीमेटली जो सीडलिंग है वो लुढ़क के गिर जाती है। इसी को कमर तोड़ रोग भी बोल दिया जाता है। और जो डैम्पिंग ऑफ है वो नंबर ऑफ पैथोजन से होता है, जैसे कि पीथियम है, फाइटोपथोरा है, फ्यूजेरियम है, राइजोक्टोनिया है, नंबर ऑफ पैथोजेंस डैम्पिंग ऑफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हमने ये भी बोला था जब ऐसी जैसी कंडीशन जैसे कि रॉटिंग आपकी फुट लेवल पे होगी तो फुट रॉट बोल देंगे, जैसे कि पेड़ों के केस में होता है, बड़े पेड़ों के केस में होता है। अगर ये कंडीशन नर्सरी कंडीशंस में आती है तो हम इसको क्या बोल देते हैं, जब सीडलिंग लुढ़क के गिर जाएगी तो हम इसको क्या बोल देंगे, डैम्पिंग ऑफ बोल देंगे। राइट, यहां तक क्लियर है। फिर हमने बात की थी साइड बाय साइड ओवर ग्रोथ के बारे में। ओवर ग्रोथ में हमने बोला था कि हाइपरप्लेजिया है, हाइपरट्रोफी है। तो हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रोफी में हमने बोला था कि जब भी हाइपरप्लेजिया की बात करेंगे तो सेल डिवीजन ज्यादा होता है, और हाइपरप्लेजिया में ऐसा भी होता है कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो बढ़ते हैं। हाइपरट्रॉफी की बात करेंगे तो जो आपका सेल का साइज है वो बढ़ता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सेल इंक्रीज होता है। और हमने एग्जाम्पल्स की भी बात की थी, गॉल्स है हमारे पास में, विचेस ब्रूम है, हेयरी रूट सिम्टम है, पॉकेट है, कर्ल है, ये सारे के सारे हमारे पास में ओवरग्रोथ के एग्जाम्पल्स हैं। फिर हमने बात की थी एक डायबैक सिम्टम की। डायबैक का मतलब होता है कि उल्टा सूख जाना, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ को प्लांट का डेथ हो जाएगा तो उसको हम डायबैक बोल देते हैं। राइट, और ये डिस्कस किया था हमने। विल्ट बताया था मैंने आपको कल, क्या विल्ट में हमने बोला था कि जो रूट्स है, रूट्स की जब रॉटिंग हो जाती है तो या तो पानी ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा, या तो क्या होता है जो जाइलम वेसल्स होते हैं, जाइलम वेसल्स में पैथोजन चला जाएगा और कुछ टॉक्सिन्स को सिक्रीट करेगा, जिसकी वजह से जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो पूरे प्लांट तक नहीं हो पाएगा, पूरा का प्लांट सूख जाएगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, विल्ट बोल देते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? पहले तो मुझे ये बताओ कि हाँ मैम ओवरव्यू याद आ गया, सब कुछ याद आ गया, किस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा है। हाँ जी, ठीक है। और भी प्लांट्स में होता है ओम प्रकाश, जरूरी नहीं है मैंगो और गुआवा में हो, बहुत सारे प्लांट्स में आपको डायबैक देखने को मिलता है। वो तो मैंने एग्जाम्पल दिया था ना आपको समझाने के लिए कि अगर इस तरह से कोई टहनी डायरेक्ट टूट जाए तो उसको आप समझ लो वो डायबैक है। ठीक है, सो अब मुझे बताओ सबको यहाँ तक क्लियर है? और मुझे अब एक बात बहुत ऑनेस्टली बताना, कल मैंने आपको होमवर्क भी दिया था डिसऑर्डर्स का, क्या आपने कंप्लीट किया है? जल्दी से बता दो, फिर हम आगे अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जल्दी से बोलिए। क्लियर है? किया है होमवर्क? चलिए ठीक है, अगर होमवर्क कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बना रहे हैं वो अपने लिए। ओके, तो साथ साथ में होमवर्क करते रहना। सोचोगे एक दिन बैठूंगा और सब कुछ कर लूंगा तो नहीं हो पाएगा। ओके देन, अब हम आगे चलते हैं, आगे टॉपिक की बात करते हैं। आज का टॉपिक है, हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, और एपिडेमिक्स के बारे में जानेंगे, और जो सिम्टम रह गए उनके बारे में जानेंगे। अब मुझे एक बात बताएंगे कि आप में से कितने लोग हैं जिनको हिस्ट्री सेक्शन से डर लगता है कोई ऐसा जिसको लगता है कि हिस्ट्री तो मुझे मतलब सुनते ही ऐसा हो जाता है कि नहीं हो पाएगी? है कोई ऐसा कि जैसे मैंने हिस्ट्री बोला और वो डर गया हो कि हिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे? है कोई ऐसा? ओके तो रिस्पॉन्स आ गया, यस मैम हम लोग हैं, हम ऐसे ही हैं, पढ़ने के नाम पे डर जाते हैं, है ना। सो
जो हम हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, ये वो हिस्ट्री नहीं है जिसमें आपको याद रखना है कौन सा युद्ध कहाँ पे हुआ था या किसने किसको मार दिया था। ऐसी हिस्ट्री ये बिल्कुल नहीं है। जो आपसे इवन एग्जाम में भी पूछी जाती है ना, वो हिस्ट्री डायरेक्ट फैक्ट के फॉर्म में पूछी जाती है। तो ये जो हिस्ट्री आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, डायरेक्ट फैक्ट के फॉर्म पे पूछी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कॉन्ट्रीब्यूटर्स पे, कि फादर ऑफ दिस फील्ड कौन है, फादर ऑफ दैट फील्ड कौन से है ना। कोई बोल रहा है कि मैम ये हिस्ट्री भी है कि कहां से कौन से क्रॉप आई, इसमें नहीं आएगा ऐसा कुछ। थोड़ा बहुत हिस्ट्री होगा, कुछ जरूर। अच्छा, सबसे डरते हो है ना, कोई बात नहीं, अब मेरी बात सुन लो, मैं आपको पहले क्लियर कर रही हूँ। ये हिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, इसमें कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम कैसे याद करें, ये मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। यहाँ पे सिंपल एक साइंटिस्ट का नाम आएगा, किस पे उन्होंने काम किया है वो याद रखना है, या किसके फादर कौन है ये याद रखना है। जो मेन एपिडेमिक है, जैसे कि आयरिश फैमिन है, बंगाल फैमिन है। एक बच्चा बोल भी रहा है कि मैम फाइटोप्थोरा जो है वो एवरग्रीन क्वेश्चन है। फाइटोप्थोरा वाला भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है किसी ना किसी एग्जाम में। और फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, ये भी क्वेश्चन आपको हर जगह पूछा जाता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ की जो भी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, अभी आप देखना जब मैं आपको कहीं ना कहीं स्टोरीज के फॉर्म में रिलेट करवाऊंगी तो आपको बहुत मजा आएगा। तो उस हिस्ट्री में हम क्या करेंगे, सिर्फ स्टोरी याद नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं स्टोरी याद रखी और भूल गए कौन सा पर्सन क्या था, नहीं, आपको वो स्टोरी इसलिए बताऊंगी सो दैट आप कुछ चीजों को रिलेट कर पाओ, और मेन जो पॉइंट है उसको आपने याद रखना है। तो चलिए अब हम सबसे पहले तो जो हमारे बेसिक चीजें उनको कवर कर लेते हैं, और उसके बाद में हम हिस्ट्री सेक्शन पढ़ेंगे और बहुत आराम से पढ़ेंगे। ये हिस्ट्री बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगी और बिल्कुल भी आपको इसमें नींद भी नहीं आएगी, ठीक है। एक बोले मैम सब्जेक्ट में मेहनत करके मजा आता है, ये तो है, किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत करोगे अच्छा लगेगा, स्पेशली जब टफ सब्जेक्ट्स में करते हो तो और भी मजा आता है। ओके, इंटरेस्टिंग साइंटिस्ट लोगों की है तो वी विल ट्राई, याद रखेंगे। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आप देखना, अभी मैं आपको बताऊंगी तो आपको सब पता चलेगा। चलो अब मुझे टाइम दो आपको बताने का। देखो, सबसे पहले हमने कल रॉट की बात की थी। रॉट में हमने बोला था कि जो टिश्यूज हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, डेथ ऑफ द टिश्यू हो जाती है। देन हमने विल्ट की बात की थी। विल्ट में मैंने आपको बोला था कि रूट रॉटिंग हो रही है या फिर जाइलम वेसल्स में पार्शियल प्लगिंग हो रही है। अगली बात करते हैं, हमने बात करनी है आज स्पेसिफिक वायरल सिम्टम्स की, मोज़ेक एंड मॉटल की। अगर आपको याद होगा कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था और आपको बोला था कि ये टॉपिक हम कल कवर करेंगे, और उसमें लिखा था कि स्पेसिफिक वायरल सिम्टम्स क्या है। स्पेसिफिक वायरल सिम्टम का मतलब होता है कि वायरसेस कौन से ऐसे मेजर सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं जो मोस्टली वायरसेस के सिम्टम है। तो स्पेसिफिक जो वायरस सिम्टम्स है हमारे पास दो हैं, दैट इज मोज़ेक एंड मॉटल। क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनना। अच्छा, आप में से कौन से बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे, अभी टाइल्स तो आप नए जमाने के बच्चे हैं ना, तो टाइल्स तो अभी कुछ टाइम पहले पढ़ना शुरू हुई हैं। बहुत पहले आपने देखा होगा घरों में चिप्स पड़ी होती थी, देखा है, अलग अलग कलर की, एक ऐसे ब्लॉक से पड़े होते थे और उसमें अलग अलग कलर की ऐसे चिप्स से पड़ी होती थी, है ना। तो जब भी हम इसकी बात करते हैं मोज़ेक की, मोज़ेक में भी क्या होता है, ध्यान से सुनना, मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारे नंबर ऑफ कलर्स, जैसे डार्क ग्रीन है, येलो है, व्हाइट है, नॉर्मल ग्रीन है, ये सारे कलर मिक्स्ड होते हैं। बट ये मिक्स इस तरह से होते हैं कि कौन सा कलर क्या है आपको पता चल जाता है, यानी कि यहां पे आपको डिफाइंड बाउंड्री देखने को मिलती है। मोज़ेक के केस में आपको डिफाइंड बाउंड्री देखने को मिलती है, जबकि अगर आप मॉटल की बात करते हो तो आपने देखा होगा जब आप पेंटिंग करते हो, कभी एक कलर लिया कभी दूसरा कलर लिया, कलर्स को मिक्स कर दिया, तो लास्ट में आप पहचान नहीं पाते कि कौन सा कलर क्या था। तो मॉटल में क्या होता है, हमें इसी तरह से अलग अलग कलर के पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, पर उनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, या वो इनडिस्टिंक्ट पैटर्न्स होते हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि उनकी जो बाउंड्री है वो डिफाइंड या क्लियर बाउंड्री हमें देखने को नहीं मिलती है। जैसे घरों में हमने चिप्स का एग्जाम्पल लिया, उसमें पता चल जाता है कौन सा कलर क्या है, वैसे आप समझ लो कि मोज़ेक पैटर्न भी कुछ वैसा वैसा है। मॉटल में जैसे हमने पेंटिंग की बात की, वहां से थोड़ा सा रिलेट कर लो कि यहाँ पे आपको डिफाइंड बाउंड्री या इरेगुलर बाउंड्री आपको देखने को मिलेगी, आपको नहीं पता चलेगा, जो पैटर्न है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, पैटर्न कैसा होगा, इरेगुलर पैटर्न होगा। तो ये है मोज़ेक एंड मॉटल, जहां पे आपको इंटरमिक्सिंग ऑफ द कलर्स देखने को मिलता है, एक डिफाइंड पैटर्न भी देखने को मिलता है, एक हमें
क्लियर पैटर्न में देखने को नहीं मिलता है। जैसे आप यहाँ पे मोज़ेक के सिम्टम्स देख सकते हैं और यहाँ पे आप मॉटल के सिम्टम देख सकते हैं। ओके, तो हमें क्लियर हो गया कि मोज़ेक क्या होता है और हमें क्लियर हो गया कि मॉटल क्या होता है। नाउ फाइलॉडी क्या होता है? अब क्या होता है, मोस्ट अगर हम कॉमन सिम्टम की बात करें या फाइलॉडी वर्ड की भी बात करें, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिजीज में जरूर पढ़ेंगे। तो फाइलॉडी में क्या होता है, जो भी फ्लावर्स होते हैं या फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, लेट सपोज कोई फ्लावर येलो कलर का है, कोई फ्लावर पिंक कलर का है, कोई फ्लावर ऑरेंज कलर का है, वो उस कलर का बनेगा ही नहीं। वो फ्लावर आपको ग्रीन कलर का दिखाई देगा या कोई भी फ्लोरल पार्ट आपको ग्रीन दिखाई देगा और पत्ते की तरह लीफी लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जब हम फाइलॉडी की बात करते हैं तो फाइलॉडी में क्या होता है कि जो भी फ्लोरल पार्ट्स हैं वो आपको ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फाइलॉडी बोल देते हैं। क्लियर है? यहां तक समझ में आया सबको? तो हमने पढ़ लिया कि फाइलॉडी क्या होता है। अब एक बच्चा बोल रहा है मैम फोटो पे बता दो। देखो फोटो में क्लियर दिख रहा है, ये मोज़ेक का पैटर्न है। यहाँ पे आपको देखो येलो कलर कौन सा है, ग्रीन कलर कौन सा है, लाइट ग्रीन कौन सा है, ये सब क्लियरली देखने को पता चल रहा है ना। तो ये क्या है, आपका मोज़ेक का है। और मॉडल में आप देखोगे कुछ इंटरमिक्सिंग सा कलर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है जिसमें क्लियर पता नहीं चल रहा है, तो ये क्या है, आपका मॉडल है। यहां तक सबको समझ आ गया ना? क्लियर है यहां तक? अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। अब ये जो हमारे पास में यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसके बारे में मैं आपको एक बहुत ही इजी वे में बताऊंगी और आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक टर्म है दैट इज पैरासाइट। पैरासाइट में हमारे पास है बायोट्रॉफ। एक हमारे पास टर्म है सेप्रोफाइट। एक हमारे पास टर्म है नेक्रोट्रॉफ। एक हमारे पास टर्म है ऑब्लिगेट। ध्यान से सुनना, एक बार में ही सब कुछ समझ आ जाएगा। और एक हमारे पास टर्म है फैकल्टेटिव। ठीक है। नाउ पैरासाइट जो होते हैं, अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं बायोट्रॉफ की, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग। ट्रॉफ का मतलब है कि न्यूट्रिशन ले रहा है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेता है उसको बोला जाता है बायोट्रॉफ। ये क्लियर हो गया? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेता है, उस पर डिपेंडेंट रहता है, उसको बोला जाता है बायोट्रॉफ। दूसरा है सेप्रोफाइट। सेप्रो मतलब कि डेड एंड डिकेइंग मैटर। सेप्रो मतलब कि डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन डेड या डिकेइंग मैटर से लेता है उसको बोला जाता है सेप्रोफाइट। अगला नेक्रोट्रॉफ। नेक्रोसिस का मतलब होता है कि डेथ। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करेगा, पहले टिश्यू को मारेगा, देन उस पे सरवाइव करेगा। यानी कि जो सिर्फ लिविंग पे रहेगा वो बायोट्रॉफ, जो डेड एंड डिकेइंग पे रहेगा वो सेप्रोफाइट, जो पहले मारेगा उसके बाद उस पे रहेगा वो क्या हो गया, नेक्रोट्रॉफ। यहां तक सबको ये तीन टर्म्स क्लियर हुई? फटाफट से बता दो, फिर अगला बताती हूं। सबको क्लियर है बेटा यहां तक? यहां तक सबको क्लियर है? ओके देन नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, ऑब्लिगेट क्या होता है एंड फैकल्टेटिव क्या होता है। देखो, ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपल्सरी। ठीक है, कंपल्सरी मतलब कि जरूरी, यानी कि ये नहीं तो कोई नहीं, तो ऑब्लिगेट बोलता है अगर ये नहीं तो कोई भी नहीं, सिंपल। फैकल्टेटिव बोलता है ये नहीं
तो कोई और सही। ठीक है, समझ आ गया। ऑब्लिगेट बोलता है कंपल्सरी है। ठीक है, मतलब कि ये नहीं तो कोई और नहीं। और अगर हम फैकल्टेटिव की बात बोलते हैं तो ये बोलता है ये नहीं तो कोई और सही। ये चीज समझ में आई। अब चलो फर्स्ट पे चलते हैं। ऑब्लिगेट ने बोला ये नहीं तो कोई नहीं, फैकल्टेटिव में बोला कि ये नहीं तो कोई और सही। तो ऑब्लिगेट बोलता है कि ये कंपल्सरी है, मुझे यही चाहिए। तो अगर हम ऑब्लिगेट की बात करते हैं, अगर वो लिविंग होस्ट पे सरवाइव कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग होस्ट पे सरवाइव करेगा, वो डेड पे सरवाइव नहीं करेगा। फैकल्टेटिव बोलता है मैं तो मौका परस्त हूं, अगर लिविंग टिश्यू अवेलेबल नहीं है तो जो डेड टिश्यू है मैं उस पर भी सरवाइव कर जाऊंगा। यानी कि जो फैकल्टेटिव है वो बाकी चीजों के लिए अडेप्टेबल है। जबकि अगर हम बात करते हैं ऑब्लिगेट की, तो ऑब्लिगेट बहुत ही स्ट्रिक्ट, जिद्दी जिसको बोल सकते हैं, वो ऑब्लिगेट होता है। जैसे कि यहां पे ऑब्लिगेट की अगर मैं बात करती हूं तो हमारे पास ऑब्लिगेट में, अगर मैं यहां पे कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊं, तो ऑब्लिगेट में हमारे पास जैसे जो भी ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ लिविंग होस्ट पे रहेगा, सिर्फ लिविंग पे ही सरवाइव करेगा, उसको हम बोल देते हैं बायोट्रॉफ। यानी कि जो बायोट्रॉफ हैं वो क्या होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट। क्लियर हो गया? बायोट्रॉफ क्या होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट। वो बोलते हैं हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग पे रहेंगे। क्लियर? नाउ अब बात करते हैं फैकल्टेटिव की। तो फैकल्टेटिव बोलते हैं कि हमारे पास में तो दो ऑप्शंस हैं। अब क्या ऑप्शंस है हमारे पास में फैकल्टेटिव के? एक है फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट और दूसरा है फैकल्टेटिव पैरासाइट। ठीक है, अब जानते हैं, इसको लिख देती हूं मैं मौका परस्त। ठीक है, अब जानते हैं कि फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या है। तो एक बहुत ही सिंपल सा चीज बताती हूं कि कैसे पहचानना है कौन सा क्या है। लिखा है फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट और दूसरा लिख दिया मैंने फैकल्टेटिव पैरासाइट। ठीक है, नाउ देखो, जब भी आप बात करोगे फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट की, तो जो बाद में लिखा होगा, जैसे लिखा है फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट, वो बाद में वही बन जाएगा। यानी कि ये जो फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट था, पहले ये कैसा था? लिविंग था। लिविंग के ऊपर क्या करता था? सरवाइव करता था। और जब उसको लिविंग टिश्यू नहीं मिला तो उसने क्या किया? कंटिन्यू किया अपना सर्वाइवल किस पे? डेड टिश्यू पे। ठीक है, ये समझ आ गया कि जब हम फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट की बात कर रहे हैं, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट क्या है? जो लिविंग टिश्यू पे अटैक करता था, लेकिन जब लिविंग टिश्यू मर गया तो उसने क्या किया? आराम से जो डेड टिश्यू है वहां पे वो बोलता है मैं सरवाइव कर लूंगा, कोई बात नहीं। दूसरा फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या बोलता है? अब पैरासाइट है मतलब कि बाद में पैरासाइट बनेगा। फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या है? सेप्रोफाइट है। यानी कि ये क्या करता है? डेड पे सरवाइव करता है। बट जब इसको चांस मिलेगा तो ये अपना चांस नहीं छोड़ेगा और ये क्या करेगा? जो लिविंग टिश्यू है उसको अटैक करेगा। सिंपल। क्लियर है? तो ये हमने 2 स्लाइड्स में सारी टर्म्स मेन क्लियर कर ली। समझ आया सबको? बायोट्रॉफ, सेप्रोफाइट, नेक्रोट्रॉफ, ऑब्लिगेट, फैकल्टेटिव। क्लियर है? राइट? चलिए नाउ अब बात करते हैं थ्योरी की, और थ्योरी से समझते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हमें समझ आ गया। देखो फर्स्ट क्या बोला है? बायोट्रॉफ क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। अपना फूड हमेशा नेचर में लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेंगे और उन्हीं पे अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेंगे। नाउ जैसे कि रस्ट है, पाउडरी मिल्ड्यू से। नाउ अगर हम बात करते हैं सेप्रोफाइट्स की, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना जो न्यूट्रिशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ डेड ऑर्गेनिज्म से लेंगे, तो उसको हम क्या बोल देंगे? सेप्रोफाइट बोल देंगे। आगे अब बात करते हैं फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट की।
अभी हमने बोला कि वो लिविंग होस्ट टिश्यू पे सरवाइव कर सकता है, लेकिन अगर उसके पास में लिविंग होस्ट टिश्यू नहीं है तो वो डेड पे भी ग्रो करेगा। तो इसीलिए उसको हमने क्या बोल दिया, हेमी बायोट्रॉफ। हेमी बायोट्रॉफ का मतलब होता है कि आधा वो अपना लाइफ साइकिल लिविंग होस्ट पे निकाल रहा है और आधा लाइफ साइकिल वो सेप्रोफाइट की तरह निकाल रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसा पैरासाइट जो लिविंग होस्ट टिश्यू को उसी तरह से अटैक करेगा जैसे बायोट्रॉफ्स करते हैं, पर वो कंटिन्यू करेगा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इवन आफ्टर द टिश्यू इज डेड। तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेमी बायोट्रॉफ बोलेंगे या फिर फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट बोलेंगे। क्लियर हो गया, समझ आ गया सबको। अगला फैकल्टेटिव पैरासाइट या पर्थोट्रॉफ, यानी कि अ सेप्रोफाइट विच अंडर फेवरेबल कंडीशंस अटैक द लिविंग प्लांट्स एंड बिकम पैरासाइट। यानी कि अगर उसको अच्छी कंडीशंस मिल रही हैं तो फेवरेबल कंडीशन में वो क्या करेगा, लिविंग होस्ट को अटैक करेगा और पैरासाइट बन जाएगा। अगला नेक्रोट्रॉफ। नेक्रोट्रॉफ क्या बोला, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पहले होस्ट टिश्यू को किल करेगा पेनिट्रेट करने से पहले और उसके बाद में वहां पे सेप्रोफिटिकली रहेगा। समझ आ गया यहां तक, क्लियर है? चलिए, तो यहां पे हमें सारी की सारी जो टर्म्स हैं रिलेटेड टू पैरासाइट वो हमने क्लियर कर ली। ओके, अब एक बोल रहा है मैम ये तो सिमिलर है। देखो, हेमी बायोट्रॉफ में क्या हो रहा है, जो पैरासाइट है वो पहले अटैक कर रहा है, अगर वहां पे टिश्यू डेड हो गया तो वहां पे सरवाइव कर रहा है। ओके, नहीं अदरवाइज वो बायोट्रॉफ की तरह ही रह रहा है। नेक्रोट्रॉफ की बात करें, वो पेनिट्रेट करने से पहले किल कर दे रहा है और वहां रह रहा है। हेमी बायोट्रॉफ लिविंग के साथ, लिविंग टिश्यू के साथ रह रहा है। क्लियर है? पंकज, क्लियर हो गया आपका डाउट बेटा? क्लियर है? अक्षय, समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नाउ इन्फेक्शन क्या होता है? देखो, जब भी हम अपनी बॉडी में भी इन्फेक्शन की बात करते हैं, आपने देखा होगा जब बीमार होते हैं तो कुछ टाइम के बाद में आपको वीकनेस फील होती है, होता है ऐसा? तो क्या होता है कि जो पैथोजन होता है वो बॉडी के अंदर जाता है और वहां पे पैरासिटिक रिलेशनशिप बना देता है। पैरासिटिक रिलेशनशिप का मतलब है कि बॉडी से न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देता है, अपनी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन वहां पे करना शुरू कर देता है। तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म किसी बॉडी में जाके एक पैरासिटिक रिलेशनशिप बना लेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फेक्शन बोलेंगे। क्लियर है? इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, पैरासिटिक रिलेशनशिप बना लेगा उसके साथ में, होस्ट के साथ में। क्या समझ नहीं आया बेटा? क्या बोल रहे हो? क्या समझ नहीं आया? शुभम यादव, क्या पता नहीं चला? ठीक है, यहां तक हमें क्लियर हो गया कि इन्फेक्शन क्या होता है। ठीक है, यहां तक हमने समझ लिया इन्फेक्शन क्या है। सो अब क्या होता है, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो आपने देखा होगा कि इन्फेक्शन तो चलो हो रहा है, पैरासिटिक रिलेशनशिप तो बन रहा है कोई, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, होस्ट की बॉडी में जा रहा है और उसके बाद में लास्ट में आपने बोला कि आपको सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है हमारे पास में, एंट्री होने से लेके सिम्टम आने तक का ये जो पीरियड है कि पैथोजन ने एंट्री ले ली और सिम्टम आने तक का ये जो पीरियड है, इसको बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। इसको बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। क्लियर है यहां तक? तो हमने अभी बोला कि इन्फेक्शन क्या है, जब भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में पैरासिटिक रिलेशनशिप बन गया, यानी कि जब भी पैथोजन किसी होस्ट से न्यूट्रिशन लेना शुरू कर दे, वो क्या है, इन्फेक्शन है। दूसरा हमने बोला कि जब भी कोई इन्फेक्शन है, जैसे किसी ऑर्गेनिज्म ने एंट्री ले ली बॉडी में, तो सिम्टम तक आने का पीरियड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग भी बीमार होते हैं, लेट सपोज आपकी बॉडी में कोई ऑर्गेनिज्म चला गया, आपको दिखेगा तो नहीं, पता तो नहीं चलेगा ऑर्गेनिज्म चला गया। जब कुछ टाइम के बाद उसके सिम्टम आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यार कुछ तो इन्फेक्शन हुआ है। तो इंक्यूबेशन पीरियड उस टाइम को बोलेंगे जब आपकी बॉडी में कोई ऑर्गेनिज्म चला गया और जब आपके सिम्टम आए,
तो सिम्टम आने तक का जो पीरियड है उस पीरियड को हम क्या बोल देते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोल देते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, एंट्री से लेके सिम्टम अपीयरेंस तक का जो पीरियड है उसको बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। क्लियर है यहां तक? अब एक बच्चा बोल रहा है कि मैम पैरासिटिक रिलेशनशिप क्या है? मैंने यही तो बताया, जब भी बॉडी से न्यूट्रिशन लेना वो शुरू कर देगा पैथोजन, या अपनी लाइफ साइकिल, जैसे कि वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ अपनी रिप्रोडक्शन करेगा वहां पे जाके, या अपनी ग्रोथ करेगा, या अपनी कॉलोनीज बनाएगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पैरासिटिक रिलेशनशिप बोल रहे हैं। ये मैंने शुरू में आपको क्लियर कर दिया। ओके, यहां तक हमने समझ लिया। नाउ अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जैसे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होता है, टॉलरेंस क्या होता है। इसको भी एक ही स्लाइड में क्लियर कर दूंगी। रेजिस्टेंस, इम्यूनिटी, टॉलरेंस कर लेते हैं पहले, टॉलरेंस एंड ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, देखो जब भी हम बात करते हैं सबसे पहले रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है कि रेजिस्ट कर रहा है, वो किसी चीज को रोक रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी प्लांट की बात करते हैं या किसी होस्ट की बात करते हैं, तो रेजिस्टेंस एक ऐसी एबिलिटी है किसी भी होस्ट की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की कि वो पैथोजन को या तो आने नहीं देगा, यानी कि एक्सक्लूड कर देगा, या फिर ओवरकम कर जाएगा उसके इफेक्ट को। यानी कि रेजिस्टेंस क्या है, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कि वो क्या करेगा, या तो एक्सक्लूड कर देगा, मतलब कि आने नहीं देगा, या फिर ओवरकम कर जाएगा पैथोजन के इफेक्ट को। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है कि उसमें ये एबिलिटी है ही नहीं, होस्ट जो पैथोजन के अटैक को रोक ही नहीं सकता, उसको हम क्या बोल देते हैं, ससेप्टिबिलिटी बोल देते हैं। दो चीजें क्लियर हो गई कि रेजिस्टेंस क्या होता है और ससेप्टिबिलिटी क्या होता है। तो हमने बोला रेजिस्टेंस में क्या है, एबिलिटी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की कि वो एक्सक्लूड कर दे, आने ना दे पैथोजन को, या उसके इफेक्ट को ओवरकम कर जाए। और ससेप्टिबिलिटी में हमने बोला कि इनएबिलिटी है, नहीं कर पाएगा। अगला इम्यूनिटी क्या होता है। अब इम्यूनिटी क्या होता है, एक्सट्रीम केस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि बिल्कुल भी डिजीज नहीं होगी, बिल्कुल भी कोई भी डिजीज नहीं होगी। यहां पे चांस था कि ओवरकम कर जाएगा इफेक्ट ऑफ पैथोजन, लेकिन इम्यूनिटी में कोई चांस नहीं है, डिजीज नहीं होगी। अब टॉलरेंस की बात करते हैं। टॉलरेंस बोलता है कि चलो जी डिजीज हो जाएगी, पर जो होस्ट प्लांट है ना तो उसकी डेथ होगी, ना तो वहां पे हमें कोई सीरियस इंजरी देखने को मिलेगी। ओके, तो हमें यहां पे पता चल गया कि जो टॉलरेंस है उसमें क्या होता है कि जो होस्ट प्लांट है उसकी ना तो डेथ होगी, ना तो कोई सीरियस लॉस देखने को मिलेगा, लेकिन डिजीज उसमें होगी। चारों टर्म हमने सीख ली यहां पे। अब इसके बाद चलते हैं सीधा थ्योरी पे। देखो इसमें भी क्या लिखा है कि रेजिस्टेंस क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूड करेगा या ओवरकम करेगा इफेक्ट ऑफ द पैथोजन, या तो पूरी तरह से या तो कुछ लेवल तक। लेकिन जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इम्यूनिटी में क्या होता है कि पैथोजन बिल्कुल भी डिजीज कॉज कर ही नहीं कर सकता, वो बिल्कुल भी होस्ट के साथ में पैरासिटिक रिलेशनशिप बना ही नहीं सकता, और ये एक्सट्रीम केस ऑफ रेजिस्टेंस है। यही हमने अभी जाना। देन आगे बोला कि टॉलरेंस क्या है। तो टॉलरेंस क्या होता है कि जो प्लांट है वो उसको चीज को सहन कर जाएगा। तो जो प्लांट है वो क्या करेगा, सस्टेन कर जाता है डिसीज को, या डेथ नहीं होगी, या सीरियस इंजरी नहीं होगी, ना ही कोई सीरियस क्रॉप लॉस होगा, वो सहन कर जाएगा उस चीज को। ये समझ आ गया। इम्यून मतलब कि बिल्कुल डिजीज होगी नहीं, रेजिस्टेंस मतलब कि हो जाएगी डिजीज पर कुछ एक्सटेंट तक हो गई,
और अगर हम बात करते हैं टॉलरेंस की, तो टॉलरेंस में डिजीज होगी लेकिन कोई भी सीरियस इंजरी या कोई भी क्रॉप लॉस सीरियस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमारा डिफरेंस है बिटवीन रेजिस्टेंस, इम्यूनिटी एंड टॉलरेंस। सबको समझ में आया पॉइंट? नाउ ससेप्टेबिलिटी हमने क्या बोला कि जो प्लांट है वो बिल्कुल भी कोई भी जो अटैक होगा पैथोजन को उसको रोक ही नहीं पाएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए नाउ अब हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में, और हिस्ट्री के बारे में भी हम बहुत ही इजी फैक्ट्स में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी हम यहाँ पे टर्म्स वगैरह की बात करेंगे बहुत ही इजी वे में जानेंगे, और यहाँ पे हम बात करेंगे बिल्कुल फैक्ट्स की फॉर्म में। तो उससे पहले कुछ कुछ आपको स्टोरी सुनाऊंगी ताकि आपको लगे पता कि हिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है, चलिए तैयार है आप हिस्ट्री के लिए? अब हिस्ट्री में आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, और जो मैं कहानी बताऊंगी वो कहानी आपने जस्ट अपने समझने के लिए याद रखनी है। बाकी आपका काम क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना रहेगा। ओके, रेडी हो सारे? फटाफट से जवाब दे दो। चलिए, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री के टॉपिक के बारे में 1 मिनट में। चलिए, वैसे तो हिस्ट्री बहुत पुरानी है पैथो की, बहुत सारी बुक्स में आपको अलग अलग डिजीज का वर्णन देखने को मिलता है। यहाँ पे हम सिर्फ इंपॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री है वही चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रोमन्स की, बहुत पहले के टाइम की। तो रोमन्स ने क्या किया, अपने 2 भगवान बनाए, रोबिगो एंड रोबिगस। तो क्या होता ना, पहले देखो इतनी सारी डिजीजेस आती थी, बहुत सारी चीजें होती थी, पर लोगों के मन में ना बहुत अंधविश्वास था, क्योंकि जो पैथोलॉजी की साइंस है वो इतनी डेवलप नहीं हुई थी, तो लोगों को ना बहुत सारी चीजों की नॉलेज की कमी थी। तो कुछ भी होता था ना वो बोलते थे कि भाई ये तो भगवान की वजह से ही हुआ है, हमने कोई बुरे कर्म किए होंगे जिसका हमें ये अभी फल मिल रहा है, या हमसे कोई गलती हो गई है जिससे भगवान हमसे नाराज हो गए हैं, या हो सकता है कोई पिछले जन्म के मेरे कर्म होंगे जिसकी वजह से अभी मुझे क्रॉप में डिसीज देखने को मिल रही है, या मुझे कोई लॉस हो रहा है। अब क्या हुआ, उस टाइम पे क्या होता था, रस्ट बहुत आता था। तो रोमन ने क्या किया, रोमन्स ने अपने 2 भगवान बनाए, रोबिगो एंड रोबिगस, और उनकी पूजा करना शुरू किया। अब ये जो उन्होंने भगवान बनाए थे, तो इन्होंने, एक राजा थे उस टाइम पे, किंग न्यूमा पॉम्पिलस, ये राजा थे उस टाइम पे। तो इन्होंने क्या किया, 25 अप्रैल को एक फेस्टिवल को मनाना शुरू किया, और उस फेस्टिवल का नाम था रोबिगेलिया। ठीक है जी, भगवान को मनाने के लिए एक फेस्टिवल शुरू कर दिया रोबिगेलिया नाम से, भगवान बना दिए रोबिगो और रोबिगस। अब करना क्या होता था उस फेस्टिवल में, अब क्योंकि रस्ट आता था, जैसा हमने फोटो यहाँ पे देखा होगा आपने, ये रस्ट आता था रेड कलर में, तो उन्होंने बोला कि अब लाल रंग का भगवान कुछ भेज रहा है तो हमें भी भगवान को कुछ लाल रंग का ही देना चाहिए। तो उन्होंने जो भी लाल रंग के डॉग्स थे, रेड कलर के फॉक्सेस थी, रेड कलर के काऊ थे, कुछ भी ऐसा था, उन्होंने क्या किया, उन सब की बलि देना शुरू कर दिया, ताकि भगवान उनसे नाराज ना हो या भगवान मान जाए। और क्यों ऐसा किया, ताकि रस्ट, कौन सी डिजीज, रस्ट उनके फील्ड्स में ना आए। राइट, तो यहां पे अगर हम बात करते हैं कि आपको क्या पता होना चाहिए, डिफरेंट एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि रोमन्स क्या करते थे, रोबिगेलिया उत्सव को मनाते थे। भगवान कौन थे, रोबिगो एंड रोबिगस। कौन सी डिजीज के लिए वो सेक्रीफाइस देते थे या बलि देते थे, रस्ट डिजीज के लिए। क्लियर, मतलब कि उससे बचने के लिए भगवान को वो बलि देते थे। यहां तक सबको समझ में आ गया पॉइंट, क्लियर है? चलिए, तो हमने ये बात कर ली रोबिगेलिया फेस्टिवल के बारे में। अब आप लोग जब इस हिस्ट्री को नोट डाउन भी करोगे तो इसी तरह से नोट करना। देखो सिंपल फॉर्म में बता रही हूं, रोमन्स, रोबिगो एंड रोबिगस किसके टाइम पे हुआ, लिख सकते हो नाम साथ में, किंग कौन थे,
फेस्टिवल का नाम लिख सकते हो, क्या नाम है, रोबिगेलिया। और कौन सी डिजीज के लिए, रस्ट के लिए। सिंपल। तो देखो जब आपको मैंने पूरी स्टोरी बता दी, अब आप कभी स्टोरी को नहीं भूलोगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो आपका एक फैक्ट था वो इजीली यहां से कवर हो गया। अब बताओ सही लगी ये स्टोरी? जल्दी से, हिस्ट्री ठीक है यहां तक? ओके देन, अब हम आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक कल्चरल चीज की। ठीक है, इससे पहले एक बात कर लेते हैं कल्चरल चीज की। वो क्या है कि प्लांट पैथोलॉजी में अगर हम कल्चरल कंट्रोल की बात करते हैं तो पहले ये वाली स्टोरी जान लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। तो कल्चरल कंट्रोल में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में एक इंसिडेंस आता है मिसलटो प्लांट को लेके। आप सबको पता है आज की डेट में कि कुछ प्लांट पैरासाइट्स होते हैं। अब प्लांट पैरासाइट्स क्या करते हैं कि वो जैसे कोई दूसरा प्लांट है ना उससे न्यूट्रिशन लेंगे। कुछ प्लांट पैरासाइट्स होते हैं जो रूट्स वाले पोर्शन से न्यूट्रिशन लेंगे तो उनको हम रूट पैरासाइट बोलते हैं। कुछ प्लांट होते हैं जो स्टेम वाले पोर्शन से न्यूट्रिशन लेते हैं तो हम उसको स्टेम पैरासाइट बोल देते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं ना जिनको वाटर भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, फूड भी चाहिए और पूरे प्लांट मतलब सारी चीजों की रिक्वायरमेंट उसकी कहां से पूरी होती है, दूसरे प्लांट से पूरी होती है, तो उसको हम टोटल पैरासाइट बोल देते हैं, चाहे वो टोटल रूट पैरासाइट है चाहे वो टोटल स्टेम पैरासाइट है। और कुछ प्लांट्स है तो ऐसे होते हैं जो वाटर और मिनरल्स तो ले सकते हैं लेकिन फूड नहीं ले सकते, या फूड तो बना सकते हैं लेकिन वाटर एंड मिनरल्स नहीं ले सकते, तो उनको पार्शियल बोल देते हैं। अगर वो स्टेम पोर्शन से ले रहे हैं तो पार्शियल स्टेम पैरासाइट, अगर रूट से ले रहे हैं तो पार्शियल रूट पैरासाइट। तो जो मिसलटो है ना ये भी वन ऑफ द पैरासिटिक प्लांट है। ये क्या है, पैरासाइट है। तो क्या बोल सकते हैं हम इसको, एक ऐसा पैरासाइट है बेटा, प्लांट पैरासाइट है। ठीक है, मिसलटो कैसा है, प्लांट पैरासाइट है। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो अगर हम मिसलटो की बात करते हैं तो हमारे पास इसका जो रेफरेंस आता है वो कब का आता है, ये जो प्लांट है जब ये दूसरे प्लांट पे अटैक करता है ये खुद हरा भरा रहता है और दूसरे प्लांट को बिल्कुल ही सुखा देता है। तो लोगों ने जब ये देखा ना कि ये प्लांट क्या कर रहा है, खुद बिल्कुल ही हरा भरा रह रहा है जबकि दूसरे प्लांट को ये क्या कर रहा है, बिल्कुल ही ड्राई कर दे रहा है या बिल्कुल ही सुखा दे रहा है, तो लोगों को लगा कि भाई इस प्लांट के पास तो मैजिकल पावर्स हैं, ठीक है, जादुई शक्तियां हैं। और उनको लगा कि ये जो जादुई शक्ति है इससे कोई भी जो भी प्रेत आत्मा है उन सबको, ये कोई भी इविल चीज है उसको ये दूर रख सकता है। तो लोगों ने क्या किया, इसको धीरे धीरे अपने छत की सीलिंग्स पे लगाना शुरू कर दिया, अपने दरवाजों पे लगाना शुरू कर दिया। और बहुत सारी स्टोरीज ऐसी भी फैली कि जो भी इस प्लांट के नीचे आएगा, कोई भी कपल आएगा और विश मांगेगा या इस प्लांट के आसपास आएगा, वो हमेशा के लिए एक साथ रहेगा। मतलब कि स्टोरीज फैलती गई फैलती गई। एक स्टोरी ऐसी भी सुनने को आती है कि दो थी, एक गॉडेस थी और एक हमारे पास में गॉडेस नहीं थी, यानी कि कोई बुरी चीज थी। तो उनमें से एक ने क्या किया, जो दूसरी थी दूसरी के बेटे को तीर मार के मार दिया। तो जो गॉडेस थी उसने बोला कि जो बेटा था उसको इसी मिसलटो के नीचे ठीक किया और बोला कि अब ये बिल्कुल भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और जो भी मिसलटो के नीचे जाएगा सब कुछ उसका अच्छा ही होगा। कुछ इस तरह की मतलब अलग अलग फिलोसफिकल जो स्टोरीज है हमें देखने को मिलती है एंशिएंट, अगर हम लिटरेचर की बात करें। उसके बाद आए हमारे पास एल्बर्टस मैग्नस। तो भाई एल्बर्टस मैग्नस ने बोला कि ये जो मिसलटो है ये तो प्लांट पैरासाइट है और प्लांट पैरासाइट है, और अगर इसको आपको कंट्रोल करना है तो आपको करना पड़ेगा प्रूनिंग, काट दो इसको। ठीक है, तो एक इंसिडेंस हमारे पास में यहाँ पे आता है कल्चरल कंट्रोल का, जहां पे हम बात करते हैं मिसलटो के बारे में और जिसके बारे में एल्बर्टस मैग्नस ने बताया था कि अगर हम प्रूनिंग करते हैं तो इससे हम पीछा छुड़ा सकते हैं। क्लियर हो गया, पता चल गया क्या याद रखना है। अब तो आपको पता चल भी रहा होगा कि मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, कहानी में क्यों बता रही हूँ कि क्या बात है आपको याद रखनी है। ऐसे नहीं सिर्फ कहानी याद रखी और मेन पॉइंट भूल ही गए। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट है वो आपको याद रखना है।
बता दो फटाफट से, यहां तक समझ में आया? मजा आ रहा है इस हिस्ट्री में? अच्छी हिस्ट्री है, बहुत इजी हिस्ट्री है, जल्दी से बताइए। क्लियर है? ठीक है, अब चलो अगले पॉइंट पे जाते हैं। अब आते हैं यहां पे हम बेटा लेजिस्लेटिव कंट्रोल पे। ओके, देखो जब हम बात करते हैं फ्रेंच फार्मर्स की, प्लांट पैथोलॉजी में बात कर रहे हैं, ठीक है? सब कुछ ये जो हम पढ़ रहे हैं प्लांट पैथोलॉजी के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। ऐसा मत बोलने लग जाना मैम एग्रीकल्चर में तो हमने पढ़ा था कि ये वाला पहला कंट्रोल नहीं है, वो पहला कंट्रोल है, वैसे रिलेट मत करना। यहाँ पे हम सिर्फ प्लांट पैथोलॉजी के टर्म्स में ही बात कर रहे हैं, ठीक है? ये पहले क्लियर कर देती हूँ। चलिए, अब देखो लेजिस्लेटिव कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे बात आती है हमारे पास फ्रेंच फार्मर्स की। फ्रेंच फार्मर्स ने क्या बोला, उन्होंने नोटिस किया, फार्मर्स हैं वो बहुत चीजें नोटिस करते हैं, काम करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। उन्होंने बोला कि देखो जो हमारा वीट है, वीट के आसपास जहां पे भी झाड़ियां लगी हैं, बर्बरी लगा है, वहां पे जो हमारी डिसीज है रस्ट, ये ज्यादा आ रहा है। तो उन्होंने नोटिस कर ली ये बात। तो उन्होंने एक्चुअल में ये बात सच नोटिस की थी कि हाँ ऐसा हो रहा है। अब क्या हुआ कि जो आपके अलग अलग यहाँ पे जो फार्मर्स थे, उन्होंने बोला गवर्नमेंट को कि जितनी भी हमारी बारबरी की झाड़ियां ना हमारी फील्ड के आसपास जहां पे रोड साइड बारबरी लगी है, इसको कटवा दिया जाए। तो उसको हम बोलते हैं इरेडिकेशन ऑफ बारबरी। उसको क्या बोलेंगे हम बेसिकली, अगर मेरे को इजी लैंग्वेज में बोलना हो, इरेडिकेशन ऑफ बारबरी। तो फ्रेंच फार्मर्स ने बोला कि इरेडिकेशन करवा दी जाए बारबरी की, ताकि ये जितनी भी हमारी क्रॉप के ऊपर रस्ट आ रहा है बारबरी के थ्रू, वो रस्ट ना आए। तो उनको उस टाइम पे नहीं था पता कि ऑल्टरनेट होस्ट है या ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। उन्होंने बस इतना नोटिस किया कि हाँ जी जहां पे बारबरी है वहां पे रस्ट ज्यादा है। ओके, क्लियर हो गया यहां तक सबको? अब ऐसे हम आगे धीरे धीरे जहां जहां स्टोरी हमारा मेरा मन करेगा आपको बता देती हूँ, वहां वहां बता देंगे, पर साथ साथ में हम फैक्ट भी कवर करेंगे। ओके, तो देखिए थियोफ्रास्टस की बात करें, थियोफ्रास्टस किस चीज के फादर हैं? फटाफट से बताइए पहले तो, थियोफ्रास्टस किस चीज के फादर हैं? जल्दी से बताएंगे फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। किस चीज के फादर हैं थियोफ्रास्टस? फादर ऑफ, सुना होगा आप सबने, बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है? तो थियोफ्रास्टस की जब हम बात करते हैं, उन्होंने क्या लिखा है, एक तो हिस्टोरिया प्लांटेरम की नेचर ऑफ द प्लांट्स एंड रीजंस ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी कि डेकोजिस प्लांटेरम। तो इन्होंने रफली जो जो इन्होंने ऑब्जर्वेशंस की थी उन सबको नोट किया था अपनी बुक्स में, दैट इज हिस्टोरिया प्लांटेरम एंड डेकोजिस प्लांटेरम, राइट? नेक्स्ट, अभी हमने बात किया था किसका? एल्बर्टस मैग्नस का, वही दिया है। उन्होंने बोला था कि हायर जो प्लांट्स है, मिसलटो है, ये पैरासाइट ऑफ प्लांट है जो होस्ट प्लांट से खाना लेता है और होस्ट प्लांट को सिक कर देता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ये मिसलटो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि पूजा वगैरह के लिए या फिर घर की सीलिंग्स पे या घर के दरवाजों पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लांट दिखाया गया है। उसी तरह से बुके, जैसे कि बुके तो क्या मतलब टाइड फॉर्म में, डेकोरेटिव से फॉर्म में डेकोरेशन के लिए यूज होता था। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये एल्बर्टस मैग्नस है, ठीक है जी? ओके, यहां तक हमने ये फैक्ट भी पढ़ लिया। नेक्स्ट बात करते हैं रॉबर्ट हुक की। तो रॉबर्ट हुक की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे पास में क्या है कि इन्होंने डबल लेंस्ड माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था। या आपने सुना होगा रॉबर्ट हुक का एक और कंट्रीब्यूशन, मुझे बताओ क्या डिस्कवर किया था? फटाफट से बताइए क्या डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने? एक तो मैंने आपको बता दिया कि डबल लेंस्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी, इसके साथ में रॉबर्ट हुक एसोसिएटेड है। बाकी आपने रॉबर्ट हुक का नाम कहीं और भी पढ़ा होगा, बायोलॉजी की बुक्स में बहुत कॉमन नाम है ये। बोलिए बोलिए। अगर हम रॉबर्ट हुक की बात करते हैं, सेल की डिस्कवरी के बारे में आपने सुना होगा, राइट? हाँ जी, अब आगे आप सबको याद, सब आंसर कर रहे हैं कि सेल की जो डिस्कवरी है उसके साथ में भी जो रॉबर्ट हुक है वो एसोसिएटेड है। चलिए
नेक्स्ट बात करते हैं P.A. मिशेली की। अब जब हम फादर ऑफ माइकोलॉजी की बात करते हैं, फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? P.A. मिशेली हैं। यहाँ पे आप फोटो भी साथ में देख सकते हो। P.A. मिशेली ने क्या किया था? इन्होंने वैसे बहुत सारी चीजें की है, जैसे कि इन्होंने लिखा था नोवा प्लांटेरम जेनेरा। और इन्होंने क्या किया था ना, जो फंगस के अलग अलग, जैसे अगर हम बात करते हैं स्पोर्स की, तो इन्होंने जो फ्रूट्स होते हैं जैसे मेलन पीसेस होते हैं ना, मेलन स्लाइसेस पे उन स्पोर्स को ग्रो किया था और बताया था कि जो फंगस है ना वो अपने स्पोर से ही अराइज करते हैं। तो ये जो मेजर मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस वैसे बहुत सारी हैं, वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, ये है कि इन्होंने क्या किया था कि फादर ऑफ माइकोलॉजी इनको कंसिडर किया जाता है। और उन्होंने बोला था कि जो स्पोर्स हैं वो अपने जो फंगस के स्पोर्स हैं उसी से अराइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्पॉन्टेनियस जनरेशन हो रही है या हर कहीं से वो बन रहे हैं, वो उसी से बन रहे हैं। ठीक है, बाकी भी इन्होंने बहुत सारे जेनरा के बारे में हमें बताया था, तो अलग अलग नाम जेनरा के बताए थे, उसमें हम नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे बस जो मेन कंट्रीब्यूशन है कि फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है, P.A. मिशेली हैं, उसके बारे में याद रखेंगे। माइकोलॉजी तो सबको पता है ना, स्टडी ऑफ फंगस। फादर ऑफ माइकोलॉजी मतलब कि फंगस की स्टडी, माइकोलॉजी, राइट। अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी। तो फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन है? एंटोन डी बेरे हैं। अब इसके लिए भी आपको मुझे एक कहानी को तरफ लेके जाना पड़ेगा। 1845 की बात करते हैं। आप सबने सुना होगा आयरिश फैमिन के बारे में, तो आयरिश फैमिन की स्टोरी यहीं सुना देती हूँ ताकि आगे हम इजीली पढ़ पाए। आयरिश फैमिन में जब हम यूरोप की बात करते हैं ना, पहले आलू को ना इतना प्रेफरेंस नहीं मिलता था क्योंकि आलू नया नया इंट्रोड्यूस हो रहा था। तो बहुत सारे लोगों के मन में लेके डाउट्स थे, जैसे कुछ लोग बोलते थे कि जमीन के अंदर है, गंदा होगा, या हमारी बुक्स में इसके बारे में नहीं बताया है, बहुत सारे डाउट्स थे। अब क्या हुआ, कुछ हमारे पास में कुछ ग्रुप ऑफ फार्मर्स ऐसा था जो बहुत ही हट्स में या बहुत छोटे छोटे घरों में रहता था, जिसका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड था वो उतना स्ट्रांग नहीं था, और उस टाइम पे उनको जो कर होता है ना वो भी देना पड़ता था जमीन वगैरह का। और जब वो टाइमली अपना कर नहीं दे पाते थे तो लोग आके उनकी जो जमीन है, जो उनकी क्रॉप्स हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय कर जाते थे, जो सैनिक वगैरह आते थे। तो उन्होंने क्या किया, जब पोटैटो को ग्रो करना शुरू किया, उन्होंने एक चीज रियलाइज की कि ये जो पोटैटो है ये पर यूनिट ऑफ अगर हम लैंड की बात करें तो ये काफी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देता है। अच्छा, एक चीज उन्होंने ये नोटिस की। दूसरी चीज उन्होंने क्या नोटिस की कि जब हम पोटैटो की बात करते हैं तो जब कोई अगर लगान लेने भी कोई सैनिक वगैरह आते थे तो जो पोटैटो क्रॉप है, वो आलू जो होता था वो जमीन के अंदर रहता था। तो जो सैनिक आते थे वो क्या करते थे, जो ऊपर वाला पार्ट था ना, जैसे प्लांट को डिस्ट्रॉय भी कर देंगे, एटलीस्ट जो नीचे ट्यूबर है, जो पोटैटो है, वो हमारे पास में बच जाते थे। क्लियर। अब क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया, बच्चों मैं आपके डाउट सारे सॉल्व करूंगी, पहले जो मैं बता रही हूँ पहले वो सुन लो, उसके बाद में आपके डाउट्स पे आते हैं, ठीक है? फिर बीच में ऐसे डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। मैं अभी देखूंगी डाउट्स आपके, 2 मिनट रुक जाओ। अब क्या हुआ कि लोगों ने ये सब नोटिस कर लिया था कि हाँ जी पोटैटो तो फायदेमंद क्रॉप है। अब यूरोप में एक टाइम ऐसा आया कि बहुत ही कूल वेदर हो गया, बहुत ठंडा वेदर हो गया, और वहां पे जो क्लाइमेट था वो बहुत ही कूल हो गया। तो लोगों ने देखा कि जो उन्होंने पोटैटो को निकाला, सारे पोटैटो सड़ चुके हैं। अब जितने भी पोटैटो खराब हो गए तो लोग उस टाइम क्या करते थे कि कुछ ट्रेंचेस या कुछ नालियां बनाते थे। तो उन्होंने बोला कि चलो ऐसा करते हैं, जो नालियां हम बना रहे हैं जिसमें हमने स्टोर करके रखे हैं पोटैटो, पुराने पोटैटो को निकाल लेते हैं। अब जब उन्होंने पुराने पोटैटो को भी देखा ना, वो भी सारे खराब हो चुके थे। अब उस टाइम तक क्या था, ये जो पोटैटो था ना, ये मेजर स्टेपल क्रॉप बन चुका था कि लोग बहुत खाते थे इसको, हर चीज में आलू यूज होता था, सबका दोस्त आलू है ना, तो आलू बहुत यूज होता था। अब लोगों ने देखा कि सब कुछ खराब हो गया, अब क्या करें? बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे डॉक्टर्स ने इन्वेस्टिगेट किया, किसी को पता नहीं चला। फिर एक टाइम पे क्या हुआ, एंटोन डी बेरे आए, इन्होंने क्या किया, एक हेल्दी पोटैटो लिया और ग्रोथ ली फंगस की, और उसको उस पर इनोकुलेट कर दिया, मतलब उसके ऊपर रख दिया। अब उन्होंने देखा कि ये जो बीमारी है ये तो दूसरे पोटैटो में भी आ गई। जितनी बार वो एक्सपेरिमेंट करते थे कि जो, अब क्या होता था, पोटैटो के ऊपर ना हमें व्हाइट कलर की ग्रोथ आती थी, वो पता नहीं था क्या है, सबको लगता था कि पोटैटो खराब हो गया इसीलिए ग्रोथ आ रही है।
पर ये पता नहीं था कि ग्रोथ है इसीलिए पोटैटो खराब हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, वो जो ग्रोथ थी उसको उठा के रख दिया उसके ऊपर, हेल्दी पोटैटो पे। अब हर बार पोटैटो खराब हो जाए, तो उन्होंने ये प्रूव किया एक्सपेरिमेंट से कि ये जो फंगस है इसी की वजह से बीमारी हो रही है। अब अगर हम बात करते हैं, उसका नाम जो है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ये भी इन्होंने बताया। यानी कि प्लांट्स में जो डिजीज कॉज कर रहा है या प्लांट्स में जो डिस्ट्रॉय कर रहा है चीजों को, तो वो कौन है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। और डिजीज के नाम की बात करें तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये सारी जो चीजें क्लियर की थी ये एंटोन डी बेरी ने क्लियर की थी। उसके बाद उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी, रॉटिंग कैसे होती है, टॉक्सिन्स का क्या रोल होता है रॉटिंग में। ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशन एंटोन डी बेरी के हैं। यहाँ पे मैंने आपको इसलिए दी है क्योंकि यहाँ पे अगर हम मेजर कंट्रीब्यूटर की बात करें तो आपको पता होना चाहिए सारी चीजें एंटोन डी बेरी से रिलेटेड है, इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी बोला जाता है। हो सकता है आपको डायरेक्टली ये चीजें ना पूछें कि बुक किसने लिखी है या क्या है, बट ये तो पूछ सकते हैं ना कि प्लांट पैथोलॉजी में अगर हम एंटोन डी बेरी की बात करें तो फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी कौन है, या जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है वो नाम किसने दिया था, उसका क्लासिफिकेशन किसने दिया था। इसीलिए ये सारी स्टोरी आपको बताई ताकि आपको याद रहे। चलो जी, अब एक पूछने मैम जेएफ दस्तूर कौन है, बेटा नाम आएगा थोड़ी देर में। उन्होंने जो फाइटोप्थोरा पैरासिटिका है उस पर काम किया, कैस्टर पे काफी काम किया है, काफी रिनाउंड साइंटिस्ट हैं वो इसके लिए। ओके ठीक है, हाँ जी, ये मॉडर्न प्लांट, जो आपके मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी के फादर हैं वो एंटोन डी बेरी हैं। ठीक है, क्लियर हो गया डाउट। चलिए, तो अभी हमने ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर लिया। नेक्स्ट, लुई पाश्चर की बात करें तो आप सबको पता है, एक तो पाश्चराइजेशन, दूसरी बात करें तो जर्म थ्योरी ऑफ प्लांट डिजीज इन्होंने दी थी। ठीक है, जर्म थ्योरी ऑफ प्लांट डिजीज किसने दी है, लुई पाश्चर ने दी है, डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं कुन की, अब देखो आपने ना बुक्स में बहुत कुछ पढ़ा होगा, अलग अलग बुक्स का नाम पढ़ा होगा हिस्ट्री से कि ये बुक है वो बुक है। अगर आपको ओवरऑल पूछा जाए कि हिस्ट्री में फर्स्ट बुक ऑन प्लांट पैथोलॉजी कौन सी है, तो फर्स्ट बुक ऑन प्लांट पैथोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो वो कुन ने लिखी है। कुन ने कब लिखी है, ईयर 1858। अब हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए मैं बोल दूं कि बताओ ईयर कौन सा है फर्स्ट बुक का। हो सकता है मैं अलग अलग बुक में ईयर, किसी में 1758 लिख दूं, किसी में मैं 16 समथिंग लिख दूं, किसी में 15 कुछ लिख दूं। आपको याद रखना है जो एग्जैक्ट ईयर है या एग्जैक्ट बुक है वो कुन की बुक है 1858 की, और इस बुक का नाम है डिसीजेस ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स, देयर कॉजेज एंड देयर कंट्रोल। देख लो इस बुक को ध्यान से देख लो कि जो पौधों में जो आपके क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स में कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं, किस कारण से हो रही हैं, और कैसे उसको मैनेज किया जाए या कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये जो कुन की बुक है ये आपकी फर्स्ट बुक है प्लांट पैथोलॉजी की। फर्स्ट बुक का मतलब है यहाँ पे फर्स्ट ऑथेंटिकेटेड बुक या साइंटिफिक बुक। क्लियर हो गया यहां तक, सबको समझ आया यहां तक हिस्ट्री। चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले अब मुझे बताओ किसको लग रहा है कि हिस्ट्री टफ है कोई अब ऐसा कि जिसको लग रहा है कि नहीं अब रटना पड़ेगा या कुछ भी। ऑब्वियस है, स्टोरीज बताई हैं, नाम आपको याद रहेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बट उसके अलावा कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि हिस्ट्री बहुत टफ है कोई ऐसा तो बता दो। चलिए ठीक है, अभी तक मतलब सबको समझ में आ रहा है। ओके देन, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज ईसी स्टेटमेंट की बात करते हैं। आपने एक चीज सुनी होगी, हाइपर सेंसिटिविटी। चलो बढ़िया है, अगर आपको लग रहा है कि हमें क्लियर हो रहा है बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अब हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है, हाइपर मतलब कि एक्सट्रीम, सेंसिटिविटी मतलब कि सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव कैसे है मैं आपको बताती हूं कि जब ईसी स्टेटमेंट की बात करते हैं उन्होंने कॉइन की थी टर्म हाइपर सेंसिटिविटी, तो उन्होंने ये टर्म दी थी हाइपर सेंसिटिविटी। वो किस पे काम कर रहे थे, वो काम कर रहे थे रेजिस्टेंस ऑफ वीट के ऊपर। कौन सी क्रॉप में, वीट में, किसके ऊपर, पक्सीनिया ग्रामिनिस के ऊपर, यानी कि ब्लैक रस्ट ऑफ वीट पे वो काम कर रहे थे। जहां पे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे मान लो ये कोई प्लांट है और यहां पे क्या है हमारे पास में सेल्स हैं,
ओके। तो अब क्या होता है, कोई पैथोजन अगर यहां से एंटर कर रहा है तो ये जो आसपास वाले सेल हैं ये डेड हो जाएंगे। एकदम से प्लांट क्या करेगा, आने वाले पैथोजन को रिएक्शन देगा। ये सेल्स क्यों डेड हो जाएंगे, ताकि ये जो पैथोजन अंदर आ रहा है ये आगे ना बढ़ पाए। तो उस पैथोजन को रोकने के लिए एक जो रिएक्शन प्लांट की तरफ से आता है उस रिएक्शन को बोला जाता है हाइपर सेंसिटिविटी। तो हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी है रिएक्शन ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द पैथोजन, जहां पे जो आपके नियर बाय सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। क्यों डेथ होती है, ताकि आगे फर्दर जो पैथोजन है वो पेनिट्रेट ना कर पाए। तो इसको क्या बोला जाता है, हाइपर सेंसिटिविटी बोला जाता है। क्लियर है यहां तक बेटा सबको, सबको समझ में आ गया हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है। ये जो टर्म है ये किसने दी है, ईसी स्टेकमैन ने दी है। और अगर हम डिटेल में बात करें कि डिटेल्ड इसका जो फिनोमिनन है वो किसने दिया है, गवर्नमेंट ने दिया है। जो डिटेल्ड फिनोमिनन है वो किसने दिया है, गवर्नमेंट ने दिया है। ओके, यहां तक सबको समझ आया। नाउ अब बात करते हैं फाइटोअलेक्सिन्स के बारे में। फाइटोअलेक्सिन्स के बारे में किसने बताया था, मूलर एंड बॉर्गर ने बताया था। केओ मूलर एंड बॉर्गर ने फाइटोअलेक्सिन्स के बारे में बताया था। अब जब हम फाइटोअलेक्सिन्स की बात करते हैं तो उन्होंने किस पे काम वो कर रहे थे, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो पे काम कर रहे थे। और उन्होंने बताया कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, जहां पे इंफेक्शन हो रहा है वहां पे वो अपने लिए कुछ कंपाउंड्स बनाएंगे जिनको बोला जाएगा फाइटोअलेक्सिन्स। सिंपल। तो फाइटोअलेक्सिन्स के बारे में किसने बताया था, मुलर एंड बॉर्गर ने बताया था। ये फैक्ट भी क्लियर हो गया हमें कि क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एचएच फ्लोर की। अब आप सबने सुना होगा कि एचएच फ्लोर की बात करें तो एचएच फ्लोर ने सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें क्या है, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट। अब आप लोग एक बात मानोगे कि जो भी रेजिस्टेंस होती है या जो भी ससेप्टिबिलिटी होती है, इन कैरेक्टर्स को कंट्रोल कौन करता है, जीन्स कंट्रोल करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, अगर हम एचएच फ्लोर की बात करते हैं तो ये उस टाइम एक क्रॉप पे काम कर रहे थे, अलसी पे, लिंसीड पे, जिसको हम फ्लैक्स भी बोलते हैं। और उसमें वो किस पे काम कर रहे थे, रस्ट के ऊपर काम कर रहे थे। तो फ्लैक्स रस्ट की अगर हम बात करते हैं किससे होता है, मेलैम्पसोरा, मेलैम्पसोरा लिनी। जो फ्लैक्स रस्ट है उसका पैथोजन है मेलैम्पसोरा लिनी। तो इन्होंने क्या बोला एचएच फ्लोर ने कि अगर होस्ट के पास में रेजिस्टेंस और ससेप्टिबिलिटी के जीन्स हैं तो पैथोजन के पास में भी ए वरुलेंस या वरुलेंस के जीन्स हैं। डिटेल में हम नहीं जाएंगे, डिटेल में कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। यहां पे हम बेसिक सा याद रखेंगे कि जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया था, एचएच फ्लोर ने दिया था। अब एक बच्चा बोल रहा है मैम एक डाउट है, बेटा वो आगे आएगा टॉपिक, अभी हम उसको क्लियर करेंगे जो आप रेजिस्टेंस वाला बोल रहे हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। तो ये जो एचएच फ्लोर हैं इन्होंने लिंसीड या फ्लैक्स रस्ट में जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट दिया था। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये कौन सी क्रॉप में है, फ्लैक्स में है। और कौन सी डिजीज है, रस्ट है। और कौन सा पैथोजन है, मेलैम्पसोरा लिनाए, जिसके लिए डिस्कवर उन्होंने या दिया था जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट, एचएच फ्लोर। राइट। अब जो बच्चा एक डाउट पूछ रहा था कि मैम वर्टिकल रेजिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ये बता दो, अभी बता देंगे। सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं वॉन डेर प्लैंक की, तो वॉन डेर प्लैंक ने 1963 में दी थी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। अब ये क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। और यहां से मैंने आपको वैसे भी एक क्वेश्चन बताना ही था जो एग्जाम में पूछा गया था। सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की बात करते हैं और दूसरी बात करते हैं यहाँ पे वर्टिकल रेजिस्टेंस की। चलो साथ में कंपैरिजन कर लेते हैं।
तो यहाँ पे अगर हम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, कोई भी रेजिस्टेंस है वो किससे होती है? जीन से होती है। ये बात मानते हो? अब कई बार क्या होता है, कुछ जीन्स होते हैं जो मेजर चीजों को कंट्रोल करते हैं, कुछ जीन्स होते हैं जो छोटी छोटी चीजों को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, एक ऐसी रेजिस्टेंस है जो सारे रेसेस ऑफ पैथोजन के लिए एक बराबर है, सबके लिए वो यूनिफॉर्म है, सबके लिए सेम है। उस रेजिस्टेंस को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस कैसी होती है? इफेक्टिव होती है अगेंस्ट ऑल द रेसेस ऑफ अ पैथोजन, जो कि सब रेसेस ऑफ पैथोजन के लिए क्या है? सेम है, एक बराबर है। और अगर हम बात करते हैं वर्टिकल रेजिस्टेंस की, तो वर्टिकल रेजिस्टेंस जो है वो 1 और 2 रेस ऑफ द पैथोजन, इसके लिए इफेक्टिव होती है। क्लियर हो गया? हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस सब रेसेस ऑफ पैथोजन के लिए इफेक्टिव होगी, वर्टिकल रेजिस्टेंस एक या दो रेसेस ऑफ पैथोजन के लिए इफेक्टिव होगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस में क्या होता है कि माइनर जीन्स होते हैं। ठीक है, यहां पे क्या होता है, कौन इसको गवर्न करता है? मेजर जीन्स गवर्न करते हैं। माइनर जीन रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, यहां पे मैनी जीन्स, यहां पे बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि वर्टिकल रेजिस्टेंस में 1 और 2 जीन्स आर इन्वॉल्व। अब क्योंकि यहां पे माइनर जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है माइनर जीन रेजिस्टेंस। बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व हैं, इसीलिए बोला जाता है पॉलीजेनिक रेजिस्टेंस। बहुत सब रेसेस ऑफ पैथोजन के लिए एक बराबर है, इसीलिए बोला जाता है यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस। सबके लिए एक समान है, इसीलिए बोला जाता है जनरल रेजिस्टेंस। राइट? अगर हम बात करते हैं अब फर्दर किसके बारे में? वर्टिकल के बारे में। तो मेजर जीन गवर्न करते हैं, इसीलिए बोला जाता है मेजर जीन रेजिस्टेंस। एक या दो जीन गवर्न करते हैं, इसीलिए बोलते हैं मोनोजेनिक, या फ्यू जीन्स है इसीलिए ओलिगोजेनिक रेजिस्टेंस। सबके लिए एक बराबर नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है डिफरेंशियल रेजिस्टेंस। ओके, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि इसमें अगर हम बात करते हैं वर्टिकल रेजिस्टेंस की और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की, तो आप लोग मुझे बताएंगे क्वालिटेटिव कौन सी है और क्वांटिटेटिव कौन सी है। ये आपके लिए होमवर्क है कि क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस कौन सी है, क्वांटिटेटिव रेजिस्टेंस कौन सी है। ओके, नाउ अब यहां से जो क्वेश्चन आया था वो बता रही हूं। जब भी हम वर्टिकल रेजिस्टेंस की बात करते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं कि कोई भी वैरायटी को अगर हम क्या कर रहे हैं, मान लो एक वैरायटी ऐसी है जिसमें सब चीजें बहुत अच्छी है, जैसे फॉर एग्जांपल उसका यील्ड बहुत अच्छा है, उसका जो जो हमें उसमें कंटेंट चाहिए, किसी प्रोटीन कंटेंट चाहिए, कोई भी कंटेंट चाहिए, वो सब कुछ उसमें बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी वहां पे प्रॉपर्टीज सारी प्रेजेंट हैं। अब हमें क्या जरूरत है? हमें जरूरत है रेजिस्टेंस की, है ना। तो जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं किसी भी इसमें वैरायटी में, हमें मान लो उसमें जीन ही नहीं है, अब हमें क्या करना है? वहां पे जीन को इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है, जैसे कि हम वर्टिकल रेजिस्टेंस में करते हैं कि एक या दो जीन को हम किसी वैरायटी में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो ये जो एडिशन ऑफ जीन होता है ना, किसी वैरायटी को रेजिस्टेंट बनाने के लिए या इंप्रूव करने के लिए, इसको बोला जाता है जीन पिरामिडिंग। जीन पिरामिडिंग का मतलब है एडिशन ऑफ द जीन, ताकि हम इंप्रूव कर सकें वैरायटी को।
राइट। तो ये क्वेश्चन आपका एक बार पूछा भी गया था, ये आपका आप लिख लीजिए PYQ है, एक एग्जाम में पूछा गया था जीन पिरामिडिंग के बारे में कि क्या होता है। तो जीन पिरामिडिंग क्या होता है कि इनकॉर्पोरेट करना एक या दो जीन को, ताकि आप किसी वैरायटी को इंप्रूव कर सको, चाहे डिजीज रेजिस्टेंस है या कुछ भी है। नाउ टेल मी, यहां तक क्लियर सबको, सबको समझ में आया यहां तक? नाउ अब हम बात करेंगे रॉबर्ट कॉश के बारे में कि रॉबर्ट कॉश का क्या मेजर कंट्रीब्यूशन है। तो आपको पता है, पहली चीज तो अगर हम बात करते हैं, रॉबर्ट कॉश ने एंथ्रेक्स डिजीज पे काम किया था, जो कैटल में बैसिलस एंथ्रेसिस से होती है, एंथ्रेक्स डिजीज, उसके ऊपर रॉबर्ट कॉश ने क्या किया है, काम किया है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रॉबर्ट कॉश की, तो उन्होंने दिए हैं कॉश पॉस्टुलेट्स। अब ये कॉश पॉस्टुलेट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। और कॉश पॉस्टुलेट्स जो है वो 4 पॉस्टुलेट्स हैं, जिसमें से जो चौथा वाला रूल है वो किसने दिया है, EF स्मिथ ने दिया है। बोलते हैं हम इसको कॉश पॉस्टुलेट्स ही है, लेकिन जो 4th वाला रूल है वो किसने दिया है, EF स्मिथ ने दिया है। अब हम बात करेंगे कि कॉश पॉस्टुलेट क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं आपको कॉश पॉस्टुलेट 4 शब्दों में बताना चाहूं तो मैं कैसे बताऊंगी? देखो, मान लो ये मेरे पास में है डिसीज्ड प्लांट, ये मेरे पास में है हेल्दी प्लांट। अब क्या है, पहला रूल क्या बोलता है कि अगर कोई डिसीज है तो यहां पे जो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है वो एसोसिएट होना चाहिए डिजीज के साथ। तो पहला रूल क्या बोलता है, एसोसिएशन। ठीक है, कि कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म अगर है तो वो हमेशा ही डिसीज्ड प्लांट के साथ में एसोसिएटेड होना चाहिए, राइट। दूसरा रूल क्या बोलता है, आइसोलेशन, कि अगर कोई डिसीज के साथ में ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड है तो हम उसको आर्टिफिशियल मीडिया पे प्योर कल्चर में ग्रो कर पाए। प्योर कल्चर समझते हो, यानी कि आर्टिफिशियल मीडिया पे हम उसको लैब कंडीशंस में ग्रो कर पाए, प्योर कल्चर उसका बन पाए। उसको हम क्या बोलते हैं कि वहां से हमने निकाल के अलग मीडिया पे ग्रो कर लिया, आइसोलेट कर लिया। तो दूसरा क्या बोलता है, आइसोलेशन। तीसरा क्या बोलता है, इनोक्यूलेशन। अब इनोक्यूलेशन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल घर पे दही बनता है तो आप लोग क्या करते हो, जो दूध होता है उसमें थोड़ा सा कर्ड डाल देते हो, दही डाल देते हो, यानी कि आपने क्या किया, कर्ड को दूध में क्या किया, इनोकुलेट कर दिया थोड़ा सा। तो वो जो आपने दही को डाला दूध में, वो जो दही है वो इनोकुलम है, पार्ट है, और जो हमने उसको जो डाला प्रोसेस थी उसको हमने क्या बोल दिया, इनोकुलेशन बोल दिया। वैसे यहाँ पे क्या होता है, अगर हम प्लांट पैथोलॉजी में इनोकुलेशन की बात करें, हमने क्या किया, ये जो डिसीज प्लांट था यहां से हमने देखा कौन सा ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड है, उसको हमने आइसोलेट कर लिया, एक जो प्योर कल्चर था उसमें हमने उसको ग्रो कर लिया। अब यहां से हम क्या करेंगे, हेल्दी प्लांट के ऊपर या हेल्दी फ्रूट के ऊपर उसको हम रख देंगे, यानी कि इनोकुलेट कर देंगे। और फिर क्या होगा, ये जो सिम्टम्स आएंगे सेम आने चाहिए जैसे आपके यहां थे। जैसे मान लो अगर यहाँ पे हमें किसी डिजीज के कुछ ऐसे स्पॉट्स देखने को मिल रहे थे, तो प्योर कल्चर में ग्रो करने के बाद जब हम पैथोजन को इसके ऊपर इनोकुलेट करेंगे तो सेम ऐसे ही स्पॉट्स हमें यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। तो यानी कि तीसरा स्टेप हमने क्या बोल दिया, इनोकुलेशन। और चौथा स्टेप हमने बोला कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे री आइसोलेशन। दोबारा से यहां से हम क्या करेंगे, पैथोजन को ग्रो करेंगे आर्टिफिशियल मीडिया पे, और वो पैथोजन सेम जैसा सेकंड नंबर में है वैसा ही होना चाहिए। तो 4 स्टेप्स में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस आ गए, एसोसिएशन, आइसोलेशन, इनोकुलेशन या री आइसोलेशन। और अगर आप देखोगे अभी सामने थ्योरी को, तो क्या लिखा है, अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म मस्ट ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद द डिसीज। The organism has to be isolated in pure culture. The organism must produce the specific disease in a healthy plant or susceptible host which when inoculated with it. The organism must be re-isolated from the experimental or diseased host in pure culture and its identity to be established and must have the characteristics as of the step 2. अब देखो, जो भी चीजें मैंने आपको अभी अलग से स्लाइड में सिंपल वे में, इजी वे में बताई, वो सारी चीजें यहीं पे आपको दी हैं। ऐसा ही है, तो हमने इसको और भी बहुत अच्छे से सिंपल कर लिया। समझ आ गया यहां तक सबको?
तो आपको इसका सबसे ज्यादा मेन फायदा क्या हो रहा है कि जब हम इन चीजों को सिंप्लीफाइड वे में पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं। अब अगर आप कभी भी इस टॉपिक को कहीं और से भी देखेंगे ना तो आपको एकदम से वो याद आएगा कि हाँ, मैंने ये वाला टॉपिक जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये कहीं पे पढ़ा था और ये मुझे समझ में आया था। तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और भी बेटर हो जाएगी। बाकी याद करने के जो शॉर्टकट्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, वो तो मैं आपको रोज समझा रही हूँ, कहीं ना कहीं बता रही हूँ। यहां तक समझ में आया सबको? ठीक है। नाउ अब बात करते हैं थोड़ी सी बैक्टीरियोलॉजी की हिस्ट्री की। यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक सबको क्लियर है? और अगर आपको बेटा कभी भी लगता है ना कि मुझे किसी टॉपिक में, किसी पर्टिकुलर चीज में प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ चीज कहीं से समझ नहीं आ रही है, या किसी पॉइंट में कोई गड़बड़ लग रही है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग बोल सकते हैं कि मैम इस टॉपिक में, पर्टिकुलर टॉपिक में ये चीज मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लग रही है, मुझे एक बार बता दो, या कुछ भी ऐसा। ठीक है, तो ऐसा डरना नहीं है पूछने से। ठीक है, कहीं पे भी आपको लगता है कि हमें दिक्कत आ रही है या समझ नहीं आया तो आप पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब हम लोग बात करने वाले हैं बैक्टीरियोलॉजी की हिस्ट्री में। सबसे पहले कि अगर आप पूरे ओवरऑल बात करते हैं तो सबसे पहले टीजे बरिल की यहां हम बात कर रहे हैं। इन्होंने बताया था कि जो प्लांट डिजीज है जिसका नाम है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पेयर, ये जो डिसीज है ये किससे होती है? अर्वीनिया अमाइलोवोरा से होती है। तो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पेयर किससे होता है? अर्वीनिया अमाइलोवोरा से होता है, जो कि एक बैक्टीरिया है। और ये किसने बताया था? सबसे पहले टीजे बरिल ने बताया था। इस नाम को याद रख लेना, इस फैक्ट को भी याद रख लेना। अब जब हम इस डिजीज की बात करते हैं, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पेयर की, ये डिजीज ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है पेयर पे। ठीक है, दिस डिजीज इज मोर डिस्ट्रक्टिव ऑन पेयर। ज्यादा नुकसान ये पेयर को पहुंचाती है, नाशपाती को पहुंचाती है। और ये जो हमारी डिजीज है इसमें कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम बनता है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, दैट इज शेफर्ड्स क्रुक सिम्टम। ओके, तो इस डिजीज में एक पर्टिकुलर सिम्टम बनता है जिसको बोला जाता है शेफर्ड्स क्रुक सिम्टम। वो क्या होता है वो हम सब जानेंगे जब हम इस डिजीज के बारे में आगे पढ़ेंगे। अब इस डिजीज को फायर ब्लाइट डिजीज क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे ब्लाइट हमें अपीयरेंस देखने को मिलती है। जैसे कि अगर ये डिजीज फ्लावर के ऊपर आती है तो हम इसको बोल देते हैं ब्लॉसम ब्लाइट। यहाँ पे नई ट्विग्स हैं, चाहे फ्लावर है, चाहे ब्रांचेस हैं, कहीं पे भी देख लो, ये डिजीज क्या करती है? ब्लाइट लाइक अपीयरेंस देती है। इसीलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया है? फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पेयर रख दिया। क्लियर टू एवरीवन? अब ये पॉइंट याद रखना जो जो मैंने बताए। नेक्स्ट ईएफ स्मिथ की बात करते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि प्लांट में बैक्टीरियोलॉजी, किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट में बैक्टीरियोलॉजी। तो अगर कोई फाइटोबैक्टीरियोलॉजी का फादर पूछे तो कौन है? ईएफ स्मिथ है। और अगर कोई आपको इंडिया में पूछे फाइटोबैक्टीरियोलॉजी के फादर तो कौन है? एमके पटेल। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्लांट में पूछे कि बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है तो आप क्या बोलोगे? ईएफ स्मिथ हैं। और अगर आपको कोई पूछे कि इंडिया में कौन है तो कौन है? एमके पटेल हैं। राइट। अब बात करते हैं कि एक कंट्रोवर्सी हुई है, किसकी? फिशर की कंट्रोवर्सी एंड स्मिथ की कंट्रोवर्सी। फिशर स्मिथ कंट्रोवर्सी क्या बोलती है? ये भी एक कहानी है। हाँ जी, एक बोल रहे हैं कि मैम फोर्थ रूल दिया था ईएफ स्मिथ में। हाँ जी, ये वही है। अब देखो क्या बोलती है कंट्रोवर्सी। स्मिथ ने बोला कि बैक्टीरिया क्या करते हैं? प्लांट्स में जाते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। फिशर ने बोला कि बैक्टीरिया प्लांट में कैसे जा सकता है? ये तो एक्सीडेंट से हुआ होगा। अब ये जो जब साइंटिस्ट की ऐसी कंट्रोवर्सीज चलती है ना, वो ऐसे नहीं चलती कि एक ने कुछ बोल दिया, दूसरे ने कुछ बोल दिया और हो गया। नहीं, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक ने क्या करना? एक्सपेरिमेंट करना, कोई पेपर पब्लिश करना, दूसरे ने एक्सपेरिमेंट करना और उन्होंने कुछ और प्रूव करना। ये कंट्रोवर्सी लगातार 7 साल तक चलती रही। और लास्ट में आपको पता है जो ट्रूथ था वो क्या है कि बैक्टीरिया प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं।
तो ये जो कंट्रोवर्सी है फिशर स्मिथ कंट्रोवर्सी, इसके जो विनर हैं वो कौन है, EF स्मिथ हैं। और इन्होंने अलोंग विद दैट बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज पे काम किया है, इसीलिए ये जो है मेन कंट्रीब्यूटर या हम बोल सकते हैं फादर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी इनको बोला जाता है। और अगर कोई बोले इंडिया में फाइटोबैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है, मेन काम किसने किया है, तो यहाँ पे कौन है, MK पटेल है। क्लियर टू एवरीवन यहां तक। नेक्स्ट इज, अब थोड़ी सी वायरोलॉजी की कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया था कि, यहां लिख रही हूं मैं, वायरसेस कौन सी डिजीज के लिए डिस्कवर हुए थे। ठीक है, तो वायरसेस कौन से डिजीज के लिए डिस्कवर हुए थे। तो आपको पता है जब हम वायरसेस की बात करते हैं तो एक डिजीज दैट इज, आपको पता होना चाहिए, टोबैको मोज़ेक डिजीज। अब देखो, जब शुरू में ये बीमारी आई थी तो किसी को पता नहीं था कि ये बीमारी कैसे हो रही है। तो एडोल्फ मेयर ने बोला कि ये बीमारी ना तो ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही है, ना तो ये किसी न्यूट्रिशन के इम्बैलेंस से हो रही है। उन्होंने बोला पर हाँ ऐसा जरूर है कि अगर मैं बॉईल करता हूं सैप को तो वो डिस्ट्रॉय कर देता है इन्फेक्टिविटी ऑफ कॉजल एजेंट। तो एडोल्फ मेयर ने बोला कि अगर मैं बॉईल करता हूं सैप को तो जो कॉजल एजेंट है इसकी इन्फेक्टिविटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि जो टोबैको मोज़ेक डिजीज है ना तो ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही है और ना ही ये किसी न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस से हो रही है। ओके, सो ये बात थी एडोल्फ मेयर की। अब इसके बाद में आगे क्या क्या चीजें हुई उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब क्या हुआ, हमारे पास में आगे आए डी इवानोस्की। डी इवानोस्की ने क्या बोला कि ये जो कॉजल एजेंट है अगर हम इसको फिल्टर से पास करते हैं तो ये उस फिल्टर से, जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है, उससे पास हो जा रहा है। यानी कि ये जो हमारे पास में कॉजल एजेंट है ये बैक्टीरिया से छोटा है। यही मतलब हुआ ना कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी क्या कर जा रहा है, चला जा रहा है। और जो सैप है वो क्या कर रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है बहुत टाइम तक। ये इवानोस्की ने बोला। फिर आए हमारे पास MW बिजरिंक। बिजरिंक ने बोला कि ये जो आपका बेसिकली डिसीज है या जो एजेंट है उसको नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार पूछते हैं आगे पीछे टर्म्स को देके कि कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम ये जो टर्म है ये किसके लिए टर्म दी गई थी, तो ये वायरसेस के लिए दी गई थी, जिसका मतलब है कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड या कंटेजियस लिविंग फ्लूइड। और अगर हम बात करते हैं कि ये टर्म किसने दी थी, MW बिजरिंक ने दी थी। और अगर हम बात करते हैं कि प्लांट वायरोलॉजी के फादर कौन है, तो कौन है, MW बिजरिंक है। क्लियर है यहां तक, सबको समझ में आया यहां तक कि फादर ऑफ प्लांट वायरोलॉजी कौन है, MW बिजरिंक है। क्या टर्म उन्होंने दी थी, क्या मतलब है टर्म का और किसके लिए दी थी। अब वायरस की ही हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो स्टेनले की बात करें, आप सबने सुना होगा कि स्टेनले को नोबेल प्राइज मिला था। क्यों मिला था, क्योंकि जो वायरस की प्रोटीन है TMV की उसको उन्होंने क्या किया था, क्रिस्टलाइज किया था। तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए जो स्टेनले हैं उनको नोबेल प्राइज मिला था। उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि प्रोटीन से वायरसेस बने हैं, लेकिन आज के डेट में हमें ये बात भी पता है कि जो आपके वायरसेस हैं उसमें न्यूक्लिक एसिड भी होता है और प्रोटीन भी पाया जाता है। यानी कि वायरसेस क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स है। राइट, अब एक चीज यहां पे और जान लेते हैं, वो क्या है, डाइनर। डाइनर ने वायरोइड्स को डिस्कवर किया था और वायरोइड्स जो हैं वो कौन सी डिजीज के लिए डिस्कवर हुए थे, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। वायरोइड्स पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज के लिए डिस्कवर हुए थे
और ये जो वायरॉइड्स होते हैं इनमें क्या पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और इनमें कोई भी प्रोटीन कोट नहीं पाई जाती। यानी कि ये कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं, बिना प्रोटीन कोट के पाए जाते हैं। तो कोई पूछे कि वायरॉइड्स में क्या होता है, इन्फेक्शन किससे होता है, तो याद रखना कि वायरॉइड्स में क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, कोई प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता, और ये नेकेड आपको देखने को मिलेंगे। और जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है उसके लिए वायरॉइड्स क्या हुए थे, डिस्कवर हुए थे। यहां तक आप सबको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे 2-3 इंपॉर्टेंट चीजों की। फर्स्ट उसमें से है बॉर्डेक्स मिक्सचर की डिस्कवरी। अब इसकी स्टोरी थोड़ी सी जान लेते हैं, थोड़े से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, और टाइम बचेगा तो दोबारा हिस्ट्री पे आ जाएंगे। तो बॉर्डेक्स मिक्सचर की डिस्कवरी की अगर हम बात करें, आपने सुना होगा कि जो बॉर्डेक्स मिक्सचर है वो पीएमए मिलाडेट ने डिस्कवर किया था। कौन सी डिजीज के लिए, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स के लिए। ये क्वेश्चन भी एएफओ में पूछा जा चुका है, तो आप लिख सकते हैं यहां पे PYQ। ओके, कि हाँ, जो बोल रहे हैं कि मैम वायरॉइड वायरस से स्मॉल होता है, हाँ ठीक है। अब बॉर्डेक्स मिक्सचर की बात हम कर रहे हैं कि बॉर्डेक्स मिक्सचर को किसके लिए डिस्कवर किया गया था, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स के लिए, जो किससे होता है, प्लाज्मोपेरा विटिकोला से होता है, प्लाज्मोपेरा विटिकोला से होता है। अब क्या हुआ, देखो जब फ्रांस की हम बात करें तो ग्रेप इंडस्ट्री के लिए फेमस है। अब वहां पे जब डिजीज आई आपके पास डाउनी मिल्ड्यू, किसी को पता नहीं चल रहा था कि कैसे डिजीज आई है, क्या हो रहा है। अब क्या हुआ, जो पीएमए मिलाडेट हैं कहीं रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि रास्ते में कुछ ग्रेप्स ऐसे हैं जो ब्लू पड़े हैं। अच्छा, जब उन्होंने उन ग्रेप्स को देखा तो उनको क्यूरियोसिटी बढ़ी कि ये ग्रेप्स में तो डाउनी मिल्ड्यू है ही नहीं, और ये ग्रेप्स ब्लू क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो उनको बड़ा ऐसे अचंभा सा हुआ कि क्या रीजन है। अब उन्होंने क्या किया, जो भी वहां पे ग्रेप वाइन का जो भी वहां पे ओनर था उसको जाके पूछ लिया कि बताओ आपके ग्रेप्स में ऐसा क्या छिड़का है आपने कि ये ब्लू कलर के दिख रहा है और इसमें तो डिजीज भी नहीं है। तो उसने बोला कि जो भी राह चलते लोग हैं आते जाते ग्रेप्स को खाते रहते हैं, तो मैंने इसमें जो कॉपर सल्फेट है उसका छिड़काव किया है ताकि लोगों को ऐसा लगे कि ये तो टॉक्सिन है या ये कोई पॉइजन है, टॉक्सिन तो क्या पॉइजन है, और लोग मेरे ये जो ग्रेप्स हैं इनको ना खाएं। तो वहां से उनको स्ट्राइक किया मिलाडेट को कि अगर मैं इसी को किसी अलग कॉम्बिनेशन में बनाऊं तो हो सकता है इसको हम कंट्रोल कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, कॉपर सल्फेट, लाइम एंड वाटर, उन्होंने इस चीज को यूज किया फॉर डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स की मैनेजमेंट के लिए अलग अलग रेशियोज में। जैसे आपने 4-4-50 सुना होगा, मतलब कि 0.8%, 5-5-50 लिखते हैं मतलब कि 1%। अब ये जो आपका कॉम्पोजिशन ऑफ बॉर्डेक्स मिक्सचर है ये पूछी भी जाती है कि बॉर्डेक्स मिक्सचर की कॉम्पोजिशन क्या है, तो आप सबको पता होना चाहिए कॉपर सल्फेट, लाइम एंड वाटर। बॉर्डेक्स मिक्सचर में क्या क्या पाया जाता है सबको पता होना चाहिए, कॉपर सल्फेट, लाइम एंड वाटर। यहां तक क्लियर है। चलिए अब आगे बात करते हैं। नाउ ईजे बटलर की बात करते हैं। ईजे बटलर कौन है, फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी। ईजे बटलर कौन है, फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी। अगर हम सीएमआई की बात करें, कॉमनवेल्थ माइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की बात करें, तो इसके भी जो फर्स्ट डायरेक्टर हैं वो कौन थे, ईजे बटलर थे। सीएमआई के जो फर्स्ट डायरेक्टर थे वो कौन थे, ईजे बटलर थे। ईजे बटलर ने 1918 में एक बुक भी लिखी है, फंजाई एंड डिसीजेस इन प्लांट्स। ठीक है, फंजाई एंड डिजीजेस इन प्लांट्स, राइट। आगे बात करते हैं बीबी मूंदकर की। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी थी वो किसने एस्टेब्लिश की थी अकेले। तो जो फर्स्ट फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी थी वो किसने दी है, बीबी मूंदकर ने बनाई है।
एस्टेब्लिश की है। और बुक का नाम देखोगे तो फंजाई एंड प्लांट डिसीजेस। अब देखो, जो बटलर की बुक है उसका नाम है फंजाई एंड डिसीजेस इन प्लांट्स, और मुंदकर की बुक का नाम देखोगे तो फंजाई एंड प्लांट डिजीजेस है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बुक सिमिलर लगती है बट ये बुक का नाम ध्यान से पढ़ना है कि किसने क्या लिखा है। यहां तक क्लियर। एक बच्चा पूछ रहा है CMI क्या था, देखो वहां पे ना उस टाइम पे इंपीरियल माइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट था या कॉमनवेल्थ माइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है जो क्यू इंग्लैंड में है, तो उसके जो पहले डायरेक्टर थे वो EJ बटलर थे। ठीक है अक्षय, चलिए अब आगे बात करते हैं। इंडियन कंट्रीब्यूटर्स बहुत सारे हैं जिन्होंने बहुत मेजर कंट्रीब्यूशंस दी हैं, उन सबके नाम और उन सबकी कंट्रीब्यूशंस मैंने यहां पे दी हैं। तो उसको डिटेल में पढ़ने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद में हम इन चीजों पे दोबारा आएंगे जब हमारे पास में अभी टाइम बचेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं और मैं पोल स्टार्ट कर रही हूं। क्या लिखा है? इनएबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म to exclude or overcome the effect of the pathogen or other damaging factor completely or up to some extent is called, कि पैथोजन की ऐसी इनएबिलिटी कि वो जो पैथोजन है, प्लांट की ऐसी इनएबिलिटी कि जो पैथोजन है उसका कोई भी इफेक्ट ना तो वो ओवरकम कर पाए और ना ही एक्सक्लूड कर पाए, उसको क्या बोलेंगे? तो ऑप्शंस आपके पास में है रेजिस्टेंस, टॉलरेंस, इम्यूनिटी या ससेप्टिबिलिटी। फटाफट से बताएंगे क्या आंसर इसका रहने वाला है। ओके, क्या होगा बेटा आंसर इसका? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, फटाफट से बताएंगे। क्या होगा आंसर? इनएबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एक्सक्लूड और ओवरकम द इफेक्ट ऑफ पैथोजन और अदर डैमेजिंग फैक्टर कंप्लीटली और सब अप टू सम एक्सटेंट। कर दिया आंसर? देखिए आंसर क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है आप सबको पता है क्या होगा? ससेप्टिबिलिटी। ऑप्शन डी, इनएबिलिटी बोला है ना, तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, ससेप्टिबिलिटी। अगला, हु इज द फादर ऑफ फाइटोपैथोलॉजी इन इंडिया? ये तो सबको पता होना चाहिए। हु इज द फादर ऑफ फाइटोपैथोलॉजी इन इंडिया? ऑप्शंस हैं EJ बटलर, BV मुंदकर, MK पटेल या एंटोन डिबेरी। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया? इंडिया में प्लांट पैथोलॉजी के फादर कौन है? सामने ऑप्शन दिए हैं EJ बटलर, BV मुंदकर, MK पटेल या एंटोन डिबेरी। क्या होगा करेक्ट आंसर? ये तो सबका करेक्ट होना चाहिए। जस्ट अ मिनट, सो सॉरी। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? दे दिया आंसर सबने? पोल लगा दिए बेटा। सो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए, EJ बटलर। ये सबको पता होगा, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये किसने गलत किया? इसको क्यों गलत कर रहे हो? सिंपल सा पूछा है इंडिया में प्लांट पैथोलॉजी के फादर कौन है, अभी तो बताया EJ बटलर है। ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए बेटा, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है और बहुत कॉमनली पूछा जाता है, बाकी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, नाउ अब यहां से मैं आपको खुद ही बता देती हूं इसका हेट्रोशियस नेचर ऑफ रस्ट फंजाई किसने दिया था। तो जो एंटोन डिबेरी हैं उन्होंने बताया था कि जो फंगस है वो 2 होस्ट पे, जो रस्ट फंगस है वो सरवाइव करते हैं कुछ, तो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उनको 2 अलग अलग होस्ट की जरूरत होती है।
तो जब जैसे कि ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट की बात करें, उसको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए एक तो अपना जो होस्ट है व्हीट उसकी जरूरत है, दूसरा जो ऑल्टरनेट होस्ट है बारबेरी उसकी जरूरत है। तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोशियस नेचर ऑफ दी रस्ट फंजाई। तो ये किसने दी थी हमें पर्टिकुलरली, मेनली अगर बात करें तो एंटोन डिवेरी ने इसके बारे में बताया था। एंटोन डिवेरी ने जो हेट्रोशियस नेचर है रस्ट फंजाई की उसके बारे में बताया था। अगला, जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ऑप्शंस आपके पास में है ईजे बटलर, वॉन डेर प्लैंक, एच फ्लोर, ईसी स्टेकमैन। अभी यहाँ पे देख लेना, ऑप्शन ए ये है, बी ये है, सी ये है और डी ये है। देख लेना नंबर और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना कि जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ईजे बटलर ने, वॉन डेर प्लैंक ने, एच फ्लोर ने या ईसी स्टेकमैन ने? फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या होगा, फटाफट से बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन देख लिए ना, क्या होगा आंसर, जल्दी से बताएंगे। जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सॉरी। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टॉप कर देती हूं पोल, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एच फ्लोर ने जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट दिया था, ये राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, हाइपर सेंसिटिविटी टर्म किसने दी थी? ऑप्शंस है ईजे बटलर, वॉन डेर प्लैंक, एच फ्लोर, ईसी स्टेकमैन। देख लेना, ऑप्शन ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है। ठीक है, देख के आंसर करना। हाइपर सेंसिटिविटी टर्म किसने दी थी? ऑप्शंस है ईजे बटलर, वॉन डेर प्लैंक, एच फ्लोर या ईसी स्टेकमैन। बताएंगे फटाफट से बेटा क्या आंसर होगा। सो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी टर्म किसने दी थी? देख लेते हैं करेक्ट आंसर भी। अब सबके आंसर आ गए हैं, होप। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ईसी स्टेकमैन। ठीक है, काफी बच्चों का सही है। यहां तक सबको क्लियर है? चलो अब चलते हैं वापस, हम लोग थोड़ा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं। अब हम बात कर रहे थे इंडिया में मेजर या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स के बारे में। तो इंडिया में मेजर कंट्रीब्यूटर्स की अगर हम बात करते हैं, हमारे पास में एक तो है के.आर. कीर्तिकार। के.आर. कीर्तिकार ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इंडिया में फंजाई को कलेक्ट किया था और उसको आइडेंटिफाई किया था। दूसरा, जे.एफ. दस्तूर। जे.एफ. दस्तूर ने जो फाइटोप्थोरा पैरासिटिका है या फाइटोप्थोरा जीनस है उस पे काम किया था। और जे.एफ. दस्तूर कैस्टर पे काम करने के लिए इंटरनेशनली जाने जाते हैं, बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट हैं। जे.एफ. दस्तूर की बात करें तो एक कलीग थे बटलर के और पहले इंडियन फाइटोपैथोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डिटेल में स्टडी की थी फाइटोप्थोरा पैरासिटिका पे। तो इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो मेनली फाइटोप्थोरा पैरासिटिका ऑन कैस्टर है, बाकी भी चीजों पे है, बट मेन जो जिसके लिए जाने गए हैं वो फाइटोप्थोरा पैरासिटिका है। अगला, बीवी मुनकर की बात करें इंडिया में, अभी हमने डिस्कस किया कि जो अकेले इन्होंने इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी को एस्टैब्लिश किया था। और बुक की बात करें तो फंजाई एंड प्लांट डिजीजेस लिखी है इन्होंने, जो बुक लिखी है। और अगर मैं आपको बताऊं को ये जो बाकी की जो एक स्टेट एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो बीवी मुनकर की बुक है वो दी गई थी और पूछा था किसने लिखी है। बीवी मुनकर या ईजे बटलर, इन दोनों में से एक की बुक दी गई थी और पूछा गया था कौन इसके ऑथर है, राइट। अगली बात करते हैं केसी मेहता की। केसी मेहता आप सबको पता है कि इन्होंने रस्ट फंजाई पे इंडिया में काफी ज्यादा काम किया है। तो केसी मेहता जो है, करमचंद मेहता, इन्होंने रस्ट पे काफी सारा काम किया है और इंडिया में मेजर कंट्रीब्यूटर हैं जो केसी मेहता है। ठीक है, तो इन्होंने जो व्हीट रस्ट है उसके ऊपर तो काम किया ही किया है, उसके अलावा इन्होंने लिंसिड रस्ट पे भी काम किया है। अगला, जेसी लुथरा की बात करें तो जेसी लुथरा ने सोलर हीट ट्रीटमेंट दिया था लो स्मर्ट ऑफ व्हीट के लिए।
सोलर हीट ट्रीटमेंट क्या होता है हम बात करेंगे जब वीट की डिजीजेस पढ़ेंगे। तो जेसी लुथरा ने सोलर हीट ट्रीटमेंट दिया था फॉर द कंट्रोल ऑफ लूज स्मट ऑफ वीट। अगला एस नागराजन की अगर हम बात करते हैं तो एस नागराजन ने दिया था पक्सीनियापात। अब पक्सीनियापात क्या होता है ये भी हम लोग जब वीट के रस्ट को पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। पक्सीनियापात का मतलब होता है कि जो रस्ट है वो कहां से कहां को ट्रेवल कर रहा है, पूरी कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह को कहां को जा रहा है, उसको बोला जाता है पक्सीनियापात। राइट। अब एक टेबल यहां पे है जहां पे कुछ मेजर जितने भी कंट्रीब्यूटर्स हैं उनकी लिस्ट मैंने यहां पे दे दी है सो दैट आपको जगह जगह से ढूंढना ना पड़े। जैसे देखिए प्लांट पैथोलॉजी के फादर की अगर बात करते हैं तो मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी के फादर हैं एंटोन डिबेरी। इंडियन प्लांट पैथोलॉजी के फादर की बात करेंगे तो वो है ईजे बटलर। फॉरेस्ट पैथोलॉजी की अगर बात करें तो उसके फादर हैं रॉबर्ट हार्टिग। ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी की बात करें तो एच.एम. वॉर्ड। वैसे मोस्ट कॉमनली जो क्वेश्चन है वो आपका यहां से पूछा जाता है प्लांट पैथोलॉजी के फादर से। ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी की बात करें तो वो है टिलेट। मैथ्यू टिलेट को ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बोला जाता है। माइकोलॉजी के फादर कौन है? पी.ए. मिशेली। रिकंस्ट्रक्टर ऑफ माइकोलॉजी किसको बोला जाता है? एल.आर. तुलासने को बोला जाता है। प्लांट बैक्टीरियोलॉजी के फादर हैं ई.एफ. स्मिथ और अगर इंडियन के बोलेंगे तो एम.के. पटेल। बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक्स किसने दी थी? रॉबर्ट कॉश ने दी थी। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक्स कौन है? रॉबर्ट कॉश हैं। प्लांट वायरोलॉजी के फादर कौन है? एम.डब्ल्यू. बिजरिंग हैं। और निमेटोलॉजी के फादर की बात करें तो एन.ए. कॉब है या फिर नाथन कॉब है। क्लियर है? राइट। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि कौन सी फील्ड में कौन मेजर कंट्रीब्यूटर हैं या कौन फादर है। यहां तक सबको क्लियर है? चलिए यहां तक सबको समझ में आया कि कौन कहां पे मेजर कंट्रीब्यूटर हैं। यहां से ये जो लिस्ट है ये सारी लिस्ट आपने एक बार पढ़ लेनी है, एक बार देख लेनी है कि किस फील्ड के फादर कौन है। और मैंने आपको ये भी बोल दिया कि क्वेश्चन तो कहीं से पूछ सकते हैं लेकिन यहां से बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट, क्योंकि मेन फील्ड का ही पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में जो फादर पूछा जाता है। ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक्स के फादर भी देख लेना, एक बार सारी लिस्ट पढ़नी है लेकिन जो मेन चीज है वो भी मैंने आपको समझा दी यहाँ पे। क्लियर है यहां तक? नाउ एन.ए. कॉब की बात करें तो एन.ए. कॉब ने निमेटोलॉजी में बहुत सारे निमेटोड्स के स्ट्रक्चर को पढ़ा है, उनकी क्लासिफिकेशन दी है और उन्होंने जो टर्म निमेटोलॉजी है उसको भी कॉइन किया है और बहुत सारी टेक्निक्स को डेवलप किया है निमेटोड्स की स्टडी के लिए। इसीलिए एन.ए. कॉब को बोला जाता है फादर ऑफ निमेटोलॉजी। ओके, सो एन.ए. कॉब कौन है? फादर ऑफ निमेटोलॉजी हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है एपिडेमिक्स का टॉपिक और एपिडेमिक्स का जो टॉपिक है उसको अभी हम थोड़ा थोड़ा करके कवर कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले अर्गोटिज्म। क्या आपको पता है कि अर्गोटिज्म क्या होता है? पहले मुझे ये बताओ। अभी पढ़ नहीं रही, अभी सिर्फ जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि अर्गोटिज्म क्या होता है? हाँ, कल ही करवा रही हूँ, पहले सुन तो लो। कल ही करवा रही हूँ, अभी जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, स्टोरी बता रही हूँ अभी सिर्फ। क्या आपको पता है अर्गोटिज्म क्या होता है? चलो आगे ले जाते हो, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा स्लाइड को आगे ले जाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, खुश। अर्गोटिज्म क्या होता है सुना है? अब देखो कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो कई बार क्रॉप्स पे अटैक करते हैं। अब क्रॉप्स में वो कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे बना देते हैं कि अगर आप उन क्रॉप्स को या उन ग्रेन्स को खाओगे ना तो आप में पॉइजनिंग हो जाएगी। अब ये जो अर्गोटिज्म है ये भी कुछ उसी से रिलेटेड है, उसी जो चीज की हम बात कर रहे हैं अर्गोटिज्म की, फंगस की, उसी के बारे में रिलेटेड है। और उस टाइम पे क्या होता था, एक चर्च में मॉन्क थे ना सेंट एंथनी, वो इसको क्योर कर पाते थे, इसीलिए इसके और भी नाम है जैसे सेंट एंथनीज फायर या होली फायर। हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एपिडेमिक्स हुए हैं जिसकी वजह से अकाल आया है या फिर फैमिन आया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग कल कवर करेंगे। अब बात करते हैं कि आपका होमवर्क क्या है और चीजें क्या है। फर्स्ट सोचना फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन है?
मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी कौन है, इंडिया में फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन है, ग्रेट फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन है। और अगेन वही बेसिक्स, तो जब तक आपके आएंगे तब तक मैं बार बार आपको यही बोलती रहूंगी कि सुधर जाओ, रट्टा मारना बंद कर दो, चीजों को समझना, और समझने के बाद में जहां पे लर्न करने का रिक्वायरमेंट है वहां पे रिवाइज करना और कैसे उस चीज को याद रखना है वो सीखो, राइट। सो ये चीज तो हमारी हो गई। आगे बात करते हैं होमवर्क क्या है। अब आज का होमवर्क बहुत ही क्रूशियल होमवर्क है। पहली चीज, जो भी हमने फैक्ट पढ़े हैं हिस्ट्री से उनको सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मेजर सेक्शन की बात करें, हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो मैंने 2-3 चीजें आपको बता दी कि मेजर कंट्रीब्यूटर्स पता होना चाहिए, कौन सी टेक्निक्स किसने दिया है ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, या कौन सी प्रोसेस को किसने दिया है ये आपको पता होना चाहिए। तो एक तो आपको हिस्ट्री को रिवाइज करना है। दूसरा, जो डिसऑर्डर्स हैं अनियन, रेडिश एंड कैरेट के, इन डिसऑर्डर्स को आपने क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो आज के लिए क्योंकि आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, इसीलिए ये जो होमवर्क है ये आप लोगों को एक छूट है, एक ऑफर है मेरी तरफ से कि परसों तक आप इस डिसऑर्डर को कंप्लीट कर सकते हो। आपकी जो डेडलाइन है वो है परसों की, कि परसों तक मैंने आपको टाइम दे दिया ये वाले डिसऑर्डर कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आज का टाइम मैं चाहती हूँ कि आप पूरी तरह से हिस्ट्री पे फोकस करो, जो जो चीजें हमने पढ़ी है उसको जाके रिवाइज करो, ताकि आपको ये चीजें बहुत ही ईजी लगने लग जाए। ओके जी, ठीक है, इतना अगर होमवर्क तो कर ही लोगे, कर लोगे ना इतना सा काम, ठीक है इतना। सो आपको होमवर्क भी दे दिया, आपको बता भी दिया। अब हिस्ट्री में देखो आपको क्या पढ़ना है, आपको पता है, आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ना है, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दी है उसके बारे में जानना है, किसके फादर कौन है ये पढ़ना है, किसने किसके ऊपर काम किया है वो पढ़ना है। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि बताओ इंडिया में जो मेजर कंट्रीब्यूटर है इस चीज के ऊपर किसने काम किया है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है कि मैम थोड़ा कम कम पढ़ाइए बाकियों की तरह। बेटा सिलेबस भी तो मेरे को आपका कंप्लीट करना है, और बात यह है कि देखो अभी तो हम आपकी जो है 2 घंटे की क्लास है, जस्ट बिकॉज आप लोग बोलते हो कि मैम 10 मिनट पहले के बहुत हो गया, और मैं भी समझती हूँ कि हम बीच में ब्रेक भी नहीं लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको पहले 5-10 मिनट पहले छोड़ देती हूँ कि कोई बात नहीं, आपने जाना होगा, पढ़ना होगा, है ना। बट ये भी देखो कि अभी हम बेसिक्स पे ही हैं, अभी बेसिक्स जब खत्म हो जाएंगे तो हम डिजीज पढ़ेंगे, तो आपको भी थोड़ा थोड़ा अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, स्लो लर्नर हो, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं वो चीज समझ रही हूँ। बट क्योंकि हम बेसिक से धीरे 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 एडवांस की तरफ जा रहे हैं, तो आपको भी उसी पेस के साथ में, जितने पेस के साथ में धीरे धीरे मैं आपको कवर करवा रही हूँ, फिर आगे बढ़ रहे हैं ना, आपको भी वो स्पीड अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको भी इस चीज में थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, अपनी विल पावर को स्ट्रांग करो, अपना माइंड सेट जो है उसको बनाओ कि ये वाला सब्जेक्ट है, इसको हमने इतने टाइम में कवर करना है, ऐसे पढ़ना है ना। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप लोग देखोगे जितनी भी चीजें मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ, आधे से ज्यादा मैं आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने पे फोकस करती हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका अगर कॉन्सेप्ट से आए तो वो गलत ना हो जाए, है ना। अब एक बोल रहे मैम क्लास मॉर्निंग में हो सकती है, बेटा अभी तो क्लास का टाइम आपका यही रहने वाला है, ठीक है। तो जो आपकी क्लास की टाइमिंग है वो अभी फिलहाल यही रहने वाली है, ठीक है। चलिए, सो मैं आपको यही बोलूंगी एट द एंड कि आप चीजों को सीखिए। अगर आपको लगता है कि आज के लेक्चर में कुछ ना कुछ चीजें छूट गई या समझ नहीं आई, तो दोबारा से लेक्चर को देखो। फिर भी नहीं समझ आ रहा तो डाउट वहां पे सेक्शन है, आप डाउट पूछो कि मैम ये चीज मुझे समझ में नहीं आई है, तो चीजें मैनेज हो जाएंगी, डरने की जरूरत नहीं है। एक बोले मैम शाम तक बैटरी लो हो जाती है, तो मजा आता है जब आप पढ़ाते हो। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके, हो जाएगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अपनी बैटरी को थोड़ा सा रिचार्ज रखा करो, है ना। ऐसे मत सोचा करो ड्रेन हो रहे थक रहे, पानी पीते रहो। मेरा तो थोड़ा सा गला आजकल ठीक नहीं है, इसलिए मैं गर्म पानी पीती हूँ। क्लास में भी आपने देखा होगा कभी ना कभी मुझे पीना ही पड़ता है, अदरवाइज खराश बहुत होती है। तो थोड़ा सा अपने को मेंटेन रखा करो, हाइड्रेटेड रखा करो। अब ये एक्सक्यूज बनाना सब लोग छोड़ दो कि इस टाइम पे पढ़ा नहीं जा रहा है कुछ भी। आपकी क्लास लेने से पहले आपने देखा होगा, अभी मैं यूट्यूब की क्लास लेके आई हूँ, फिर भी मेरी 3 घंटे से उतनी ही एनर्जी है, क्योंकि मेरा माइंडसेट बना है कि अच्छे से पढ़ाना और अच्छे से आपको डिलीवर करना है ना। तो आप भी जब तक वो आपको मोटिवेशन नहीं आएगी तब तक आप कैसे करोगे, तो थोड़ा सा खुद को मोटिवेटेड रखा करो
ऐसा कुछ नहीं है जो बोले मैम एसआरबी नेट को टक्कर दे देंगे। एसआरबी नेट का सिलेबस बहुत अलग है। यहाँ से आप देखोगे ना तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत एडवांस लेवल के हैं, उसमें तो अभी तक हमने बेसिक भी नहीं पकड़ा है। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब जाइए, जाके अच्छे से रेस्ट करिए, चीजों को रिवाइज करिए, और थोड़ा सा, हाँ, जो मैं चीज बोल रही हूँ ना, इस पर थोड़ा सा काम जरूर करना कि जो अपने बैठने की जो लिमिट है उसको थोड़ा सा बढ़ाओ, अपना पढ़ने का जो टाइम पीरियड है उसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करो। ठीक है, इस चीज पे जरूर वर्क करना अपने ऊपर, कि ऐसा ना हो 1 घंटे में आप थक जाओ कि अब नहीं पढ़ा जा रहा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अब हम कल की क्लास में मिलेंगे सेम टाइम पे, 6 से 8 बजे के टाइम पे। ओके, थैंक यू सो मच। और उससे पहले भी मिलना होगा तो यूट्यूब पे आ जाना 5 से 6 बजे। ओके देन, थैंक यू सो मच। कर दें सेशन एंड अब? थैंक यू सो मच ओम प्रकाश, थैंक यू खुशबू। ओके, कर देना अब सेशन एंड। कोई डाउट होगा, कुछ भी होगा, आप ऐप पे पूछ सकते हैं, वहां पे मैं आपको आंसर कर देती हूँ। जैसे मैं आपका डाउट देखती हूँ अगले दिन या उसी दिन भी देखती हूँ तो मैं आपको आंसर कर देती हूँ ऑन टाइम। चलिए ठीक है, उसके लिए आपको जाके पढ़ना पड़ेगा, तो जाके